Hello everyone. Today we are going to study JDBC. JDBC stand for Java Database Connectivity. आज के लेक्चर में हम JDBC को बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। JDBC क्या होती है, JDBC ड्राइवर क्या होता है, कनेक्शंस क्या होते हैं, स्टेटमेंट, प्रीपेड स्टेटमेंट, रिजल्ट सेट, ये सारी चीजें आज हम डिटेल में कवर करेंगे इस लेक्चर में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। समझते हैं JDBC क्या है। तो JDBC एक जावा का एक स्टैंडर्ड एपीआई है जो हमारे जावा एप्लीकेशन और डेटाबेस कनेक्ट करती है, उनके बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश करती है सो दैट हमारा जावा एप्लीकेशन और डेटाबेस आपस में कम्युनिकेट कर सके, कोई CRUD ऑपरेशन परफॉर्म कर सके। फॉर एग्जांपल हमारे एप्लीकेशन में बहुत सारे डेटा होते हैं, स्टूडेंट का डेटा हो गया, ऑर्डर हो गया, पेमेंट हो गया, चाहते हैं उन्हें अपने डेटाबेस में स्टोर करना। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या आती है, हमारा जो जावा एप्लीकेशन है वो जेवीएम में रन होता है, डिफरेंट सर्वर पे अप होता है, और जो हमारा डेटाबेस है वो ये एक दूसरी एप्लीकेशन है और ये दूसरे सर्वर पे रन होती है। तो यहाँ पे हमें कुछ ऐसा मैकेनिज्म चाहिए जो इनके बीच में कनेक्शन प्रोवाइड कर सके, सो दैट हमारा जावा एप्लीकेशन डेटाबेस से कम्युनिकेट कर सके, अपने डेटा को वहां स्टोर कर सके और काम आने पर वहां से रिट्रीव कर सके, अपडेट कर सके, मतलब बेसिकली कोई भी CRUD ऑपरेशन परफॉर्म कर सके। उसके लिए आता है हमारा जेडीबीसी। एक जावा की स्टैंडर्ड एपीआई है जो जावा एप्लीकेशन और डेटाबेस के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश करती है सो दैट वो आपस में कम्युनिकेट कर सके और कोई भी CRUD ऑपरेशन परफॉर्म कर सके। ओके, तो जेडीबीसी कैसे काम करती है? जेडीबीसी एक कुछ स्टैंडर्ड, हाँ, स्टैंडर्ड प्रोवाइड करती है, कुछ प्रोटोकॉल प्रोवाइड करती है, जिसके थ्रू हमारा जावा एप्लीकेशन हमारे डेटाबेस से कम्युनिकेट कर सकता है। तो आइडिया ये है कि मेरा एक जावा एप्लीकेशन है और यहाँ पे मेरे पास कुछ डेटा है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना रखा है या फिर कोई प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट है और मैं चाहती हूँ इसे अपने डेटाबेस में स्टोर करना। यहाँ पे मेरा डेटाबेस है, डेटाबेस, ठीक। लेकिन अब ये दोनों डिफरेंट सर्वर पे हैं। अगर मैं चाहती हूँ उनके बीच में कम्युनिकेशन हो तो मुझे एक कनेक्शन चाहिए होगा। कनेक्शन कौन प्रोवाइड करता है? हमारा जेडीबीसी। ये क्या प्रोवाइड करती है? स्टैंडर्ड प्रोवाइड करती है, कुछ इंटरफेसेस प्रोवाइड करती है, जिसके यूज करके हमारा जावा एप्लीकेशन डेटाबेस से कम्युनिकेट कर सकता है। तो ओके, समझ आ रहा है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि डेटाबेस सिर्फ एक तो नहीं होता, हमारे पास मार्केट में बहुत सारे डेटाबेस है। हो सकता है माई एसक्यूएल डेटाबेस है, हमारे पास पोस्टग्रे है, ओरेकल है, और ऐसे ही और भी बहुत सारे डेटाबेस है मार्केट में। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, अगर मैं यहाँ पे चाहूँ कि मेरा जो जावा एप्लीकेशन है वो डायरेक्ट इन डेटाबेस से कम्युनिकेट करे, तो मुझे मेरा जो जावा एप्लीकेशन है वो डेटाबेस के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ कोड लिखना होगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये है कि ये सारे डिफरेंट कंपनीज प्रोवाइड करती है, सारे डिफरेंट वेंडर से आते हैं, इनकी इम्प्लीमेंटेशन भी अलग है। माई एसक्यूएल किसी और तरीके से कनेक्शन एस्टेब्लिश करती होगी, इन ये डेटा स्टोर करने का इसका लॉजिक कुछ और होगा। अगेन हमारा पोस्टग्रे क्या हो, इसका लॉजिक कुछ और होगा, ओरेकल का कुछ और होगा। तो उस केस में क्या करना होगा, अगर मैं अपना जावा एप्लीकेशन बना रही हूँ और मैंने डिसाइड किया कि मैं माई एसक्यूएल डेटाबेस यूज करना चाहती हूँ, उस केस में मेरा जावा एप्लीकेशन में मैं माई एसक्यूएल स्पेसिफिक कोड लिखूंगी सो दैट इसके अकॉर्डिंग ये यहाँ पे कनेक्शन एस्टेब्लिश कर और इससे कम्युनिकेट कर पाए। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है, कल मैं माई एसक्यूएल यूज ना करके मैं पोस्टग्रे यूज करना चाहती हूँ, मुझे अगेन अपना जावा कोड चेंज करना होगा और पोस्टग्रे के अकॉर्डिंग लिखना होगा। अब नेक्स्ट टाइम अगर मैं ओरेकल यूज करना चाहती हूँ तो मुझे ओरेकल के अकॉर्डिंग कोड लिखना होगा और मुझे इनकी इम्प्लीमेंटेशन पता होनी चाहिए कि इनसे कम्युनिकेट करने के लिए मुझे कैसे कोड रिफैक्टर करना है, वो कैसे कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं, इनकी इम्प्लीमेंटेशन क्या है। ये सारी प्रॉब्लम आएगी मुझे, जो कि ये काफी इनकन्वीनियंट है। तो यहाँ पे जेडीबीसी कैसे हेल्प करता है? यहाँ जेडीबीसी क्या है? जेडीबीसी एक जावा की एपीआई है जो कि हमें कुछ प्रोटोकॉल्स प्रोवाइड करती है, कुछ स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करती है, जिसके थ्रू डेटाबेस से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही थी? यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी कोई भी हमारा जो जावा एप्लीकेशन है, अगर उस किसी डेटाबेस से बात करना है तो उस डेटाबेस के स्पेसिफिक कोड लिखना पड़ेगा, अगर वो डायरेक्ट इन डेटाबेस से कम्युनिकेट करती है। तो अगर मैं डेटाबेस चेंज कर रही हूँ तो मुझे कोड भी चेंज करना होगा, जो कि काफी इनकन्वीनियंट है। जेडीबीसी इसको कैसे हैंडल करता है? जेडीबीसी कहता है कि तुम डायरेक्ट डेटाबेस से कम्युनिकेट मत करो, इंटरेक्ट मत करो, जो भी क्वेरी है मुझे पास करो, मैं हैंडल करता हूँ वो कैसे कम्युनिकेट करना है। तो वो क्या करता है, यहाँ पे कुछ प्रोटोकॉल्स प्रोवाइड करता है हमें। जो जेडीबीसी है ये क्या प्रोवाइड करता है? कुछ प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करता है। कैसे प्रोवाइड करता है? ये हमें कुछ इंटरफेसेस और क्लासेस प्रोवाइड करता है, जैसे कनेक्शन, ये क्या है? एक इंटरफेस है। स्टेटमेंट, ये क्या है? ये सारे इंटरफेसेस हैं। ये कनेक्शन इंटरफेस इसलिए होती है, ये कनेक्शन इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके
हम कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं अपने जावा एप्लीकेशन और डेटाबेस के बीच में। स्टेटमेंट क्या करता है? कोई भी एसक्यूएल क्वेरी अगर मैं अपने जावा एप्लीकेशन में लिखती हूँ तो उसको एग्जीक्यूट करता है। तो ये सारे इंटरफेस से ये प्रोवाइड करता है और जावा एप्लीकेशन को कहता है कि तुम इनसे कम्युनिकेट मत करो, तुम इससे कम्युनिकेट करो। तो यहाँ पे अगर मेरा कोई एप्लीकेशन है, कोई क्लाइंट है, एप्लीकेशन बोल देते हैं जावा एप्लीकेशन, अब किससे कम्युनिकेट करेगा? अब ये हमारे जेडीबीसी से कम्युनिकेट करेगा, जेडीबीसी के इन इंटरफेसेस से कम्युनिकेट करेगा। यहाँ तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। लेकिन दूसरी प्रॉब्लम ये आती है, मेरे पास माईएसक्यूएल डेटाबेस है, मेरे पास पोस्टग्रे डेटाबेस है, पोस्टग्रेस एसक्यूएल है, मेरे पास ओरेकल है, ठीक है, सारे डेटाबेस हैं जो एक्चुअली डेटा स्टोर करते हैं। लेकिन अभी हमारा एप्लीकेशन किनसे कम्युनिकेट कर रहा है? जेडीबीसी के इंटरफेस क्लासेस से कम्युनिकेट कर रहा है। लेकिन अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि मुझे अगर सच में ये डेटाबेस यूज करने हैं, माईएसक्यूएल डेटाबेस यूज करना है, तो मुझे ये इंटरफेसेस इंप्लीमेंट करनी होगी। इनको कैसे इंप्लीमेंट करूंगी? तो इसके लिए ये जो कंपनीज है, ये जो डेटाबेस है, इनके वेंडर हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? एक ड्राइवर प्रोवाइड करते हैं जो इनका ये इंटरफेसेस इंप्लीमेंट करे, इनके लिए इनके स्पेसिफिक कोड लिखे। अगर मैं माईएसक्यूएल डेटाबेस यूज करना चाहती हूँ तो वहां पे माईएसक्यूएल वेंडर ने मुझे एक लाइब्रेरी प्रोवाइड करी होगी, एक जेडीबीसी ड्राइवर प्रोवाइड किया होगा जो उसके लिए क्या लिख इस इंटरफेसेस को एक्चुअली इंप्लीमेंट करे इसके लॉजिक के अकॉर्डिंग। अगेन पोस्टग्रे ने भी कुछ ऐसे किया होगा, इसके वेंडर ने एक जेडीबीसी ड्राइवर प्रोवाइड किया होगा जो क्या करेगा, इसके लिए ये इंटरफेसेस को इंप्लीमेंट करेगा। ओरेकल के का भी सेम, यहाँ पे इसके कोई ड्राइवर होगा जो इसके वेंडर ने प्रोवाइड किया होगा, जो कि इसके लिए क्या करेगा, ये क्लासेस इंप्लीमेंट करेगी। ये तो हमें यहाँ तक समझ आ गया कि जेडीबीसी ड्राइवर क्या करते हैं, ये एक मिडलमैन का काम करते हैं। हम डायरेक्ट माईएसक्यूएल से कम्युनिकेट ना करके ये क्या करते हैं, ये जो स्टैंडर्ड हमें जेडीबीसी ने प्रोवाइड किया है, ये जो इंटरफेसेस, इनको एक्चुअली उन डेटाबेस के स्पेसिफिक उसे इंप्लीमेंट करते हैं उनके लॉजिक के अकॉर्डिंग, सो दैट ये डेटाबेस उनसे कम्युनिकेट कर सके। तो फ्लो कैसा होगा? फ्लो क्या होगा ऐसा कि अगर कोई भी एप्लीकेशन कुछ कम्युनिकेट करना चाहती है तो वो रिक्वेस्ट किसको भेजेगी? वो किससे इंटरेक्ट करेगी? हमारे जेडीबीसी के इन इंटरफेसेस से इंटरेक्ट करेगी। जेडीबीसी क्या करेगा? अ, उनके स्पेसिफिक ड्राइवर को कॉल करेगा और बोलेगा कि इन क्लासेस, इन इंटरफेसेस को इंप्लीमेंट करो, इनके अकॉर्डिंग लॉजिक लिखो। तो जेडीबीसी जो भी रिक्वेस्ट आएगी एप्लीकेशन से वो किसको पास कर देगा? हमारे जेडीबीसी ड्राइवर को। जेडीबीसी ड्राइवर इन इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस के बेसिस पे समझेगा कि कनेक्शन कैसे बिल्ड करना है, स्टेटमेंट कैसे एग्जीक्यूट करना है, वो सारे लॉजिक यहाँ पे लिखेगा और देन फाइनली ये किसको पास करेगा? माईएसक्यूएल से कम्युनिकेट करेगा, क्योंकि इसको पता है कि माईएसक्यूएल से कैसे कम्युनिकेट करना है, क्योंकि इसने इसका लॉजिक लिख रखा है। माईएसक्यूएल कैसे कनेक्शन बिल्ड करता है, कैसे डेटा स्टोर करता है, सारी चीजें ये हमने जेडीबीसी ड्राइवर में लिख रखा होगा। यहाँ आइडिया ये है कि जितने भी हम डेटाबेस यूज करते हैं तो इनके वेंडर हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? स्पेसिफिक डेटा स्पेसिफिक ड्राइवर प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं माईएसक्यूएल डेटाबेस यूज करना चाहती हूँ तो मुझे इसके वेंडर क्या प्रोवाइड करेंगे? एक ड्राइवर प्रोवाइड करेंगे। इसका ड्राइवर का नाम क्या होता है? माईएसक्यूएल कनेक्टर जे करके होता है। अगर मैं पोस्टग्रे यूज करना चाहती हूँ तो उस केस में मुझे पोस्टग्रे ड्राइवर यूज करना होगा, सो दैट ये इसके लिए इस डेटाबेस स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर सके इन इंटरफेसेस का। तो वहां पे मैं पोस्टग्रे का ड्राइवर यूज करूंगी, पोस्टग्रे एसक्यूएल ड्राइवर। ओरेकल के लिए मैं ओरेकल का ड्राइवर यूज करूंगी और इस तरह से मेरा ड्राइवर करता है। अगर सिंपल शब्दों में समझाओ तो जेडीबीसी ड्राइवर डेटाबेस स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करता है, ये जेडीबीसी इंटरफेसेस और क्लासेस का। यहाँ पे ये इसने एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड कर दिया कि कोई भी अगर डेटाबेस यूज करना है तो ये इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस इंप्लीमेंट करनी होगी। और कौन इंप्लीमेंट करता है? इनका ड्राइवर इंप्लीमेंट करता है, जो कि इनका वेंडर हमें प्रोवाइड करता है। ओके, और अच्छे से समझते हैं कि जेडीबीसी ड्राइवर और क्या करता है। यहाँ पे समझाती हूँ। मेरे पास क्या है? मेरा जावा एप्लीकेशन है, जावा एप्लीकेशन है, ओके। और यहाँ पे मैं कहती हूँ मेरे पास क्या है? मेरा डेटाबेस है। अभी के लिए कोई भी हो सकता है। अभी हमने समझ लिया डेटाबेस। अब हमें मैटर नहीं करता कि डेटाबेस क्या है, क्योंकि मैं डायरेक्ट डेटाबेस से इंटरेक्ट नहीं करती, मैं डेटा जेडीबीसी से इंटरेक्ट करती हूँ। जेडीबीसी इंटरनली देखता है कि कौन सा ड्राइवर यूज हो रहा है, फिर उस ड्राइवर को वो जो भी एप्लीकेशन रिक्वेस्ट भेजती है वो ड्राइवर को पास करता है। देन ड्राइवर फिगर आउट करती है कि इस क्वेरी को कैसे एग्जीक्यूट करना है, कनेक्शन कैसे बिल्ड करना है, और वो फाइनली कम्युनिकेट करता है डेटाबेस से, क्योंकि ये उसी का ड्राइवर होता है। ओके, समझते हैं जो हमारा ड्राइवर है ये कितना यूजफुल है। अभी हम इसको समझने के लिए ये एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास क्या है? एक जावा एप्लीकेशन है
और एक डेटाबेस है, मैं कम्युनिकेट करना चाहती हूँ, तो वहाँ पे मैं डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर सकती। यहाँ पे आता है मेरा क्या आता है, जेडीबीसी ड्राइवर आता है, जेडीबीसी ड्राइवर। वो डिपेंड करता है कि कौन-सा डेटाबेस यूज़ कर रही हो। अगर मैं मायस्क्यूएल डेटाबेस यूज़ कर रही हूँ, तो मायस्क्यूएल का ड्राइवर होगा यहाँ पे। और इ उससे पहले क्या आ रहा होगा, मेरा जेडीबीसी आ रहा होगा, इंटरफेसेस और क्लासेस के साथ। तो मेरा जो जावा एप्लीकेशन है, वो किससे इंटरैक्ट करेगा? उन क्लासेस से इंटरैक्ट करेगा। इंटरनली वो क्लासेस को कौन इम्प्लीमेंट कर रहा होगा? वो ड्राइवर इम्प्लीमेंट कर रहा होगा और हमारे डेटाबेस से कम्युनिकेट कर रहा होगा। तो जेडीबीसी ड्राइवर एक्चुअली कम्युनिकेशन करवाता है, इनके बीच में कम्युनिकेशन पॉसिबल करवाता है। कैसे? अभी के लिए जो हमारा जावा एप्लीकेशन है, ये कैसे काम करती है, ये क्लासेस, ऑब्जेक्ट इनको समझती है, इन पे काम करती है। और जो हमारा डेटाबेस है, ये टेबल, रोज़, कॉलम इनको समझता है। इनकी जो लैंग्वेज है, डिफरेंट है। ये क्लासेस, ऑब्जेक्ट ये जावा में कोड लिखती है और इनका इसका कम्युनिकेशन अलग है। तो यहाँ पे हमारा जेडीबीसी ड्राइवर आता है, जो मिडलमैन का काम करता है। ये जावा की लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है डेटाबेस स्पेसिफिक लैंग्वेज में। अगेन वो डिपेंड करता है कि हमारा जेडीबीसी ड्राइवर कौन से वेंडर से है। यहाँ पे क्या होता है, हम जावा में कुछ कोड लिखते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ क्वेरी लिखी, फॉर एग्जाम्पल ऐसे सेलेक्ट और फ्रॉम स्टूडेंट, मेरे पास कोई स्टूडेंट टेबल होगा, वहां से मैं कुछ ऐसी क्वेरी लिख रही हूँ। तो जावा के लिए तो ये सिंपल स्ट्रिंग है, इसको नहीं समझ आ रहा कि ये क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जेडीबीसी ड्राइवर क्या करता है, ये ये एसक्यूएल क्वेरी को लेता है, इस एक्चुअली कन्वर्ट करता है डेटाबेस स्पेसिफिक कोड में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मायस्क्यूएल यूज करूंगी, उस केस में क्या करेगा, मायस्क्यूएल रिलेटेड क्वेरी में इसको कन्वर्ट करेगा, सो दैट मायस्क्यूएल उसे समझ सके और उसको पास कर देगा। डेटाबेस इस क्वेरी के अकॉर्डिंग उस टास्क परफॉर्म करेगा और कुछ रिटर्न करेगा। अगेन ये क्या रिटर्न करेगा, मुझे कुछ रोज और कॉलम रिटर्न करेगा। लेकिन हमारे जावा एप्लीकेशन को सिर्फ जो ऑब्जेक्ट समझ आता है, उस केस में अगेन जो हमारा जेडीबीसी ड्राइवर है, वापस से जावा स्पेसिफिक कोड में कन्वर्ट करेगा, ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेगा। एक रिजल्ट सेट इंटरफेस का यूज करता है और क्या करता है, वापस से जावा ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके हमें जावा को प्रोवाइड करता है, सो दैट जो भी हम स्टूडेंट रिटर्न कर रहे हैं, वो जावा उसे समझ सके। इस तरह से हमारा जेडीबीसी ड्राइवर बीच में कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। यहाँ पे जेडीबीसी ड्राइवर क्या करते हैं, वो सारे क्लासेस को इम्प्लीमेंट करती होगी जो हमें जेडीबीसी एपीआई प्रोवाइड करती है, जो भी हमें इंटरफेसेस प्रोवाइड करती है, वो इनको इम्प्लीमेंट करता है। जस्ट इसको सिंपल तरीके से ये समझ सकते हैं, जेडीबीसी ड्राइवर कुछ नहीं है, जो भी हमें जेडीबीसी एपीआई जो स्टैंडर्ड प्रोवाइड करती है, जो भी क्लासेस और इंटरफेस प्रोवाइड करती है, उसको डेटा स्पेसिफिक कोड में इम्प्लीमेंट करता है, सो दैट वो डेटाबेस उसे समझ सके और वो टास्क परफॉर्म कर सके, और कुछ नहीं। सारे डेटाबेस का अपना खुद का स्पेसिफिक ड्राइवर होता है, जो उनके लिए डेटाबेस स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करता है, और कुछ नहीं। ये बाकी हमारा जो जेडीबीसी एपीआई है, वो क्या करता है, जेडीबीसी एपीआई, ये जावा की एक एपीआई है। ये हमें बहुत सारी क्लासेस प्रोवाइड करता है और इनको हम इम्प्लीमेंट करके इनके बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं और टास्क परफॉर्म करवा सकते हैं। इंटरफेसेस को देखते हैं, वो क्या-क्या काम करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा कनेक्शन, ये कनेक्शन इंटरफेस है। ये किसमें हेल्प करता है, ये कनेक्शन एस्टेब्लिश करने में हेल्प करता है, कनेक्शन बिल्ड करने में हेल्प करता है। और देन ये इंटरनली डिपेंड करता है कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। वो किस पे डिपेंड करता है, जेडीबीसी ड्राइवर इम्प्लीमेंट करेगा उसे डेटाबेस स्पेसिफिक कि कनेक्शन कैसे बिल्ड करना है इस डेटाबेस से। इसे इम्प्लीमेंट करके क्या करता होगा, कनेक्शन बिल्ड करता होगा, हमारे एप्लीकेशन और डेटाबेस के बीच में कनेक्शन बिल्ड करता होगा। अब आते हैं दूसरा इंटरफेस पे, जिसका नाम है स्टेटमेंट। ये क्या है, ये भी हमारे जावा जेडीबीसी के एक इंटरफेस है। ये किस लिए काम आती है, हम कोई भी एसक्यूएल क्वेरी लिखते हैं तो उसको एग्जीक्यूट करने में हेल्प करती है। डायरेक्ट ऐसे लिखने से तो काम नहीं चलेगा, इसको हमें एग्जीक्यूट कराना होता है। ये स्टेटमेंट हमें क्या प्रोवाइड करती है, कुछ मेथड्स प्रोवाइड करती है एग्जीक्यूट करके, उनका यूज करके इंक्वायरी को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। अगर नहीं किस टाइप, ये कहाँ से मिलती है, हमें कनेक्शन से मिलती है। हम कनेक्शन से स्टेटमेंट ले सकते हैं, बहुत इंक्वायरी को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कौन-कौन से मेथड्स मिलते हैं हमें एग्जीक्यूट के, हम इसमें भी 3 टाइप के मेथड्स मिलते हैं। तो समझ आ गया स्टेटमेंट का काम क्या है, स्टेटमेंट का काम है इन क्वेरी को एग्जीक्यूट कराना। दूसरा क्या आता है, रिजल्ट सेट। ये क्या है, ये भी अगेन एक इंटरफेस है। ये क्या करता है, अगर अभी मैंने बताया कि डेटाबेस कुछ रिटर्न कर रही है, अगर मैं ये क्वेरी भेजती हूँ, तो हमें क्या करेगी, डेटाबेस मुझे कुछ स्टूडेंट रिटर्न करेगी, कुछ रूल्स ऑफ स्टूडेंट रिटर्न करेगी, लेकिन मैं वो डायरेक्ट जावा को पास नहीं कर सकती, क्योंकि जावा को फिर वो नहीं समझ आएगा, क्योंकि टेबल और रोज जावा को समझ नहीं आते, उसे सिर्फ ऑब्जेक्ट समझ आता है। उस केस में हमारा जो जेडीबीसी ड्राइवर है,
इस क्लास को इम्प्लीमेंट करती है रिजल्ट सेट और क्या करती है एक्चुअली डेटा ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करती है। इसका काम क्या है, जो भी हमें रिजल्ट मिल रहा है रोज के फॉर्म में मिल रहा है, उन जावा के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना, जावा ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना सो दैट हम जावा उसे समझ सके। तो रिजल्ट सेट का काम ये होता है। तो ये पूरा स्टोरी है हमारे जेडीबीसी का। हमें यहाँ तक स्टोरी क्लियर है। चलते इसे कोड करके देखते हैं और इसको और अच्छे से समझते हैं कि हम एक्चुअली कैसे जेडीबीसी को यूज करते हैं और एक्चुअली अपने एप्लीकेशन और डेटाबेस में कनेक्शन बिल्ड करके आप उससे कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, कैसे CRUD ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो उसके लिए अपने इंटेलिजी पे चलते हैं। यहाँ पे हम एक प्रोजेक्ट बिल्ड करेंगे, एक नया प्रोजेक्ट बिल्ड करेंगे। इसके लिए न्यू प्रोजेक्ट और यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम मैं कुछ भी लिख सकती हूँ। मैं जेडीबीसी समझा रही हूँ। आज का टॉपिक हमारा जेडीबीसी है तो मैं इसका नाम भी जेडीबीसी लिख देती हूँ, जेडीबीसी। ओके। ये लोकेशन है, यहाँ पे बिल्ड सिस्टम दे रखा है। ये क्या होते हैं, ये हमें हेल्प करते हैं हमारे अपने फोल्डर स्ट्रक्चर को मैनेज करने में कि कैसा फोल्डर स्ट्रक्चर दिखना चाहिए। एक स्टैंडर्ड फोल्डर स्ट्रक्चर कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं तो वो एक स्टैंडर्ड फोल्डर स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। इसको बनाने में ये बिल्ड सिस्टम हमें हेल्प करती है, ये जावा हमें प्रोवाइड करती है, तो हम इसको यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे मावेन चूज करूंगी। ये जस्ट क्या है, मावेन कुछ नहीं है, ये एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है जो कि मैनेज करेगा कि हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर कैसे दिखना चाहिए। और ये हमें एक फाइल प्रोवाइड करता है जहाँ पे हम कोई भी जो भी डिपेंडेंसी हमें अपने उसमें यूज करनी होती है, डायरेक्ट उस फाइल में पेस्ट कर देंगे और ये अपने आप डाउनलोड कर लेगा। तो जस्ट ये चीजों को आसान कर देता है, हमारे प्रोजेक्ट का जो स्ट्रक्चर है उसको सिंप्लीफाई करता है और डिपेंडेंसी डाउनलोड करने में हेल्प करता है, और कुछ नहीं। इसको और अच्छे से समझना है मावेन कैसे यूज करते हैं, क्या है मावेन, तो इसके लिए मैंने एक डिटेल लेक्चर बना रखा है, तो वो मेरी प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। ओके। यहाँ पे अब इसको मैं क्रिएट करती हूँ। ठीक है, तो ये मेरी मेन क्लास है। ओके, अब समझते हैं कि और मुझे क्या चाहिए। हम क्या करने जा रहे हैं, हम चाहते हैं कि जो हमारा एप्लीकेशन है उसको मैं किससे कनेक्ट कर पाऊँ, अपने डेटाबेस से कनेक्ट कर पाऊँ। और यहाँ पे मैं एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बनाऊंगी, तो सभी स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बनाऊंगी और मैं चाहती हूँ स्टूडेंट के डेटा को मैं उस डेटाबेस में स्टोर कर सकूँ। तो यहाँ पे मैं कौन सा डेटाबेस यूज करना चाहूंगी, मैं यहाँ पोस्टग्रेज डेटाबेस यूज करूंगी। पोस्टग्रेज कुछ भी यूज कर सकते हो, पोस्टग्रेज, माइस्क्यूएल, मैं पोस्टग्रेज यूज करूंगी। ठीक है, तो मुझे यूज करना है तो मुझे इसका ड्राइवर भी यूज करना होगा। ये मैं क्या कर सकती हूँ, तो मैं उसको इंटरनेट से डाउनलोड कर सकती हूँ उसको ड्राइवर को। तो उसको उसके लिए हम कहाँ जाएंगे, उसके लिए हम मावेन रिपोजिटरी में जाएंगे, वहां पे मुझे सब कुछ मिल जाता है। तो मैं यहाँ पे आऊंगी और सिंपली सर्च करूंगी पोस्ट ग्रेज ड्राइवर, और मैं अगर पोस्ट ये पोस्ट ग्रे एसक्यूएल ड्राइवर और इसी में सर्च करती हूँ तो मुझे एक पोस्ट ग्रे ड्राइवर मिलेगा। मैं इसके अंदर जाऊँ तो मैं यहाँ पे जो सबसे ज्यादा यहाँ पे वर्जन चूज कर सकती हूँ, कौन ड्राइवर का कौन सा वर्जन, तो मैं सबसे रिसेंट वर्जन चूज कर लेती हूँ और यहाँ से हम इसको कॉपी कर सकते हैं और अपने एप्लीकेशन में पेस्ट कर सकते हैं। वो कैसे, अगर मैं यहाँ से इसको टच करूँ तो ये कॉपी हो जाएगी। वापस से चलते हैं अपने इंटेलिजेंट पर, इसको मैं कहाँ पेस्ट कर सकती हूँ, तो मैंने बताया मैं यहाँ पे मावेन प्रोजेक्ट टूल यूज कर रही हूँ। तो यहाँ पे मुझे com.xml फाइल मिलती है जहाँ पे मैं जो भी एक्सटर्नल डिपेंडेंसी लाइब्रेरी यहाँ पे पेस्ट कर दूँ तो वो ऑटोमेटिकली उसको डाउनलोड करके ले आती है, हमें खुद से डाउनलोड नहीं करना पड़ता है। ये जावा प्रोवाइड करती है, ये कुछ अलग सा टूल नहीं है, ये जावा का ही पार्ट है। तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर सकती हूँ। मैंने डिपेंडेंसी का एक सेक्शन बनाया और इसको क्या कर लिया, यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर सकती हूँ। तो मैंने इसको यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर लिया और ये इंटरनली अपने आप ही डाउनलोड हो जाएगा और हमारे पास अब पोस्टग्रेसक्यूएल का ड्राइवर भी आ गया है। ओके, तो अब चलते हैं अपने मेन में और देखते हैं हमें करना क्या है। तो हमें करना क्या है, हम चाहते हैं कि जो हमारा एप्लीकेशन है डेटाबेस से कनेक्ट कर पाए और उसके उसका आपस में वो लोग कम्युनिकेट कर पाए और कोई भी CRUD ऑपरेशन परफॉर्म कर पाए। इस केस में मेरा गोल क्या है, मैं चाहती हूँ कि जो मेरा स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है उसको मैं डेटाबेस में स्टोर कर पाऊँ, डेटाबेस से रिट्रीव कर पाऊँ। उसके लिए मुझे सबसे पहले क्या करना होगा, पहली बात तो मुझे जो ऑब्जेक्ट चाहिए उसको ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो मैं मेरा गोल क्या है, मेरा गोल ये है कि मैं एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है मेरे पास, मेरे एप्लीकेशन में एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट होगा जिसको मैं डेटाबेस में स्टोर करना चाहती हूँ। इस स्टूडेंट ऑब्जेक्ट में क्या क्या चीजें होंगी, नंबर। तो ये मैंने स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट बना लिया जिसमें ये 3 फील्ड है, स्टूडेंट का नेम, ईमेल, रोल नंबर। मैं इनके गेटर सेटर जनरेट कर सकती हूँ। तो मैं यहाँ पे आऊंगी और यहाँ से जनरेट कर लूंगी गेटर सेटर। ये सिंपल एक जावा की पोजो क्लास है और कुछ नहीं। ओके, तो यहाँ से मैं क्या कर सकती हूँ, इनको ऐसे सबको एक साथ सेलेक्ट करके यहाँ इनका गेटर सेटर जनरेट करवा लेती हूँ। ये बन गई मेरी स्टूडेंट ऑब्जेक्ट जिसको मैं क्या चाहती हूँ, डेटाबेस में स्टोर कराना। इसके लिए मुझे एक डेटाबेस चाहिए होगा जहाँ पे मैं स्टोर कराना चाहती हूँ। तो उसके लिए एक डेटाबेस बना लेते हैं सबसे पहले।
तो मैं अपने पोस्ट ग्रे पे जाऊँगी और मैनुअली एक डेटाबेस क्रिएट कर लेती हूँ, जहाँ पे मैं चाहती हूँ कि ये डेटा स्टूडेंट का जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे मैं स्टोर कर सकूँ। उसके लिए मुझे एक डेटाबेस चाहिए होगा, तो यहाँ पे हम जाएँगे और डेटाबेस के सेक्शन में जाके मैं अपना एक डेटाबेस बना सकती हूँ। क्रिएट डेटाबेस कैसे बनाऊँगी मैं? मैं अपने डेटाबेस का नाम क्या डालना चाहूँगी? स्टूडेंट स्टूडेंट डीबी डाल लेते हैं, स्टूडेंट डेटाबेस मैंने ये नाम डाल दिया। इसको सेव कर लेते हैं, ओनर पोस्टग्रे ही रहने देते हैं और इसको सेव कर लेते हैं। स्टूडेंट सेव हो गया। इसके अंदर मुझे एक टेबल भी चाहिए होगा, तो वो टेबल भी क्रिएट कर लेते हैं। तो उसके लिए क्वेरी टूल पे चलते हैं और अपना एक टेबल क्रिएट करते हैं। टेबल कैसे क्रिएट करूँगी? आज के लेक्चर के लिए प्रीरिक्विजिट बेसिक एसक्यूएल क्वेरी है और कुछ नहीं, तो थोड़ी बेसिक एसक्यूएल क्वेरी आनी चाहिए। तो कैसे लिखते हैं? अगर मुझे अपना कोई टेबल क्रिएट करना है, तो कैसे करूँगी मैं? ऐसे कर सकते हो, क्रिएट क्रिएट टेबल और टेबल का नाम क्या रखूँगी मैं? स्टूडेंट रख देते हैं, स्टूडेंट्स मैंने स्टूडेंट्स रख दिया और यहाँ पे मैं अपनी वैल्यूज़ डाल सकती हूँ। सबसे पहले मैं एक आईडी डालूँगी, हर स्टूडेंट की कोई आईडी होगी जो ऑटो जनरेटेड होगी, खुद से जनरेट होगी, मुझे अलग से नहीं लिखना पड़ेगा आईडी। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ सीरियल और ये क्या होगी प्राइमरी की भी यही रहेगी। इसकी बेसिस पे प्राइमरी की हम स्टूडेंट को डिस्टिंग्विश कर पाएँगे, सब जितने भी स्टूडेंट होंगे सारे स्टूडेंट की अपनी अलग आईडी होगी, इसलिए हमने इसे प्राइमरी की बना दिया। इसके अलावा और क्या-क्या चीज़ चाहिए मुझे इस अपने स्टूडेंट टेबल में? एक तो आईडी का कॉलम हो गया, एक नेम का कॉलम होना चाहिए, जो भी हम हमारे स्टूडेंट में इन्फॉर्मेशन है हम उसको यहाँ पे स्टोर करना चाहते हैं। तो एक नेम है, तो यहाँ पे मुझे नेम लिखना होगा, इसका टाइप क्या होगा? वेरचर होगा और इसका हम लेंथ दे सकते हैं, हमें 20 कैरेक्टर तक हो सकता है, इससे ज़्यादा कितना ही बड़ा नाम होगा। उसके बाद एक ईमेल होगा, वो भी वेरचर स्ट्रिंग फॉर्म में है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं और इसकी लेंथ मैं कितनी दूँगी? मैं 50 दे देती हूँ। ओके और एक रोल नंबर है, वो क्या है? रोल नंबर, उसका टाइप क्या है? इंटीजर है, तो इसको मैं सिंपल इंटीजर लिख देती हूँ और यहाँ पे हम ये कॉमा सेपरेटेड लिखते हैं, तो यहाँ पे मैं कॉमा लिख देती हूँ, ठीक? ये अब इसको मैं रन करती हूँ, देखते हैं, ठीक है? टेबल क्रिएट हो गया। अगर मैं इसको देखना चाहूँ तो कैसे देख सकती हूँ? सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स, ये हमारा टेबल का नाम है। इसको अगर मैं रन करती हूँ, सिर्फ इतने को ही रन करते हैं, तो इसको हम ऐसे करके सेलेक्ट करके रन करूँगी, तो ये मेरा टेबल क्रिएट हो गया जिसमें एक आईडी कॉलम है, एक नेम कॉलम है, एक ईमेल कॉलम है, एक रोल नंबर कॉलम है, ठीक? मैं इसको हटा देती हूँ सो दैट मुझे बार-बार ये एग्जीक्यूट ना हो जाए, क्योंकि एक बार तो टेबल क्रिएट हो गया, तो एक ही बार मैं करना चाहती हूँ। ठीक है? तो ये मेरा डेटाबेस मैंने बना लिया सिंपल सा, जिसमें एक स्टूडेंट डीबी डेटाबेस बनाया और इसमें मैंने स्टूडेंट बना लिया और मेरा गोल क्या है? मैं चाहती हूँ जो मेरे एप्लीकेशन में जो ये स्टूडेंट है, इसमें कोई भी वैल्यू डालो, फॉर एग्जांपल कुछ इसका नेम होगा, जो भी स्टूडेंट है, डेटाबेस में स्टोर करना चाहती हूँ। मेरा एप्लीकेशन ये रहा इंटेलिजे पे और मेरा डेटाबेस क्या है? पोस्टग्रे के अंदर दूसरे एप्लीकेशन पे है, दोनों डिफरेंट सर्वर पे हैं। और मेरा गोल है कि मैं यहाँ से कैसे वैल्यू को वहाँ डेटाबेस के टेबल में मैं स्टोर कर पाती हूँ। उसको देखते हैं वो कैसे करते हैं जेडीबीसी के थ्रू। तो सबसे पहले यहाँ पे मुझे क्या चाहिए होगा? जेडीबीसी का वो प्रोटोकॉल्स, वो इंटरफेसेस चाहिए होगा। तो उसको उसको हम कैसे इम्पोर्ट कर सकते हैं जेडीबीसी को? वो इस तरह इम्पोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो जावा की एपीआई है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ से इम्पोर्ट कर सकती हूँ। इम्पोर्ट जावा और मैं एसक्यूएल लिखूँगी, डॉट और मैं स्टार लगा देती हूँ, तो जितनी भी इंटरफेसेस जो भी एसक्यूएल में चीज़ें होंगी, वो सारी इम्पोर्ट हो जाएगी। तो अब मैं सारे इंटरफेसेस क्लासेस को एक्सेस कर पाऊँगी। तो मैंने इम्पोर्ट कर लिया। देखते हैं अब सबसे पहले टास्क क्या है? पहला टास्क क्या है? स्टेप 1 में क्या आता है? स्टेप 1 की बात करूँ तो स्टेप 1 में क्या है? मेरा सबसे पहला कंसर्न है कि मेरा ये जो एप्लीकेशन है वो डिफरेंट सर्वर पे है और जो मेरा डेटाबेस है वो डिफरेंट सर्वर पे है। मैं चाहती हूँ कि इनके बीच में कोई कनेक्शन हो ताकि मैं बात कर सकूँ। सबसे पहले मुझे एक कनेक्शन चाहिए मेरे एप्लीकेशन और डेटाबेस के बीच में। तो मुझे कनेक्शन एस्टेब्लिश करनी है। तो वो कैसे करूँगी? उसके लिए मैं कनेक्शन इंटरफेस का यूज़ करूँगी। अभी हमने डिस्कस किया कि हमारे पास बहुत इंटरफेसेस है, जिसमें सबसे पहला कनेक्शन इंटरफेस है, जिसका यूज़ करके मैं कनेक्शन बिल्ड कर सकती हूँ। उसके लिए अगेन मुझे एक अलग से ड्राइवर मैनेजर करके एक क्लास मिलती है, जो कि एक यूटिलिटी क्लास है, उसके थ्रू कनेक्शन बिल्ड कर सकती हूँ। ये जावा की एक यूटिलिटी क्लास है, क्या नाम है इसका? ड्राइवर मैनेजर डॉट, इससे मैं कनेक्शन गेट कर सकती हूँ। तो इस तरह से मुझे कनेक्शन, अब यहाँ पे मुझे कनेक्शन मिल गया, लेकिन ऐसे कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं होता है। ये कनेक्शन 3 चीज़ें लेता है, यूआरएल, यूज़र नेम और पासवर्ड, सो दैट उसे पता चले कि मुझे कनेक्शन किससे बिल्ड करना है। यहाँ पे मुझे पास करना होगा यूआरएल कि मैं कौन-सी ड्राइवर को यूज़ कर रही हूँ, कौन-सी डेटाबेस को यूज़ कर रही हूँ। उस डेटाबेस के अंदर भी मेरे बहुत सारे डेटाबेस हो सकते हैं, तो वहाँ पे मैं कौन-सा
कौन से डेटाबेस से मुझे कनेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मेरे अभी पोस्टग्रेज एसक्यूएल में बहुत सारे डेटाबेस हैं, वहां पे मुझे किस डेटाबेस से कम्युनिकेट कनेक्ट करना है, अपने स्टूडेंट डीबी से। तो मुझे पूरा प्रॉपर यूआरएल देना होगा, अगेन यूजर नेम और पासवर्ड, सो दैट क्योंकि हम खुद से कनेक्शन बिल्ड नहीं करने जा रहे, ये कनेक्शन इंटरनली क्या करेगा, हमारे लिए कनेक्शन बिल्ड करेगा। अगर ये कनेक्शन बिल्ड करने जाएगा तो ये इसको ऑथेंटिकेट करेगा, तो उसके लिए इसको यूजर नेम पासवर्ड चाहिए होगा, तो हम यहाँ पे पास कर देंगे सो देट वो ये पासवर्ड लेके जाए, और जब वो कनेक्शन बिल्ड करने जाए तो जब हमारा ये पोस्टग्रे डेटाबेस उसको ऑथेंटिकेट करे तो ये पासवर्ड और यूजर नेम बता पाए और वो ऑथेंटिकेट हो पाए और कनेक्शन बिल्ड हो पाए। उस पर्पज के लिए हमें 3 चीजें देनी होती है, एक यूआरएल, एक यूजर नेम और एक पासवर्ड। तो उसको हम कैसे देंगे, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। पहले मुझे सबसे पहले क्या देना होगा, अपना यूआरएल देना होगा, वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में देंगे यूआरएल। यूआरएल में क्या क्या लिखते हैं, तो सबसे पहले हम इसे डबल कोट में लिखेंगे और क्या क्या इन्फॉर्मेशन देंगे, पहले बताएंगे ये जेडीबीसी है और उसमें भी क्या है, जेडीबीसी और कौन सा ड्राइवर यूज कर रहे हैं जेडीबीसी का, हम पोस्ट का ड्राइवर यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे बताना पड़ेगा कि मैं पोस्ट ड्राइवर यूज कर रही हूँ, पोस्ट ग्रेज एसक्यूएल, पोस्ट ग्रेज एसक्यूएल ड्राइवर यूज कर रही हूँ। उसके बाद और क्या बताना होगा, मुझे बताना होगा कि वो कहाँ है, मेरा पोस्ट ग्रेज एसक्यूएल कहाँ मिलेगा मुझे, तो वो मेरे अभी लोकल होस्ट में है। अभी क्योंकि मेरे मशीन पे मेरे लैपटॉप में है, तो मैं यहाँ पे अपना लोकल होस्ट का एड्रेस दे सकती हूँ। तो लोकल होस्ट, अगर वो कहीं और प्रेजेंट रहता है तो मैं उसका एड्रेस दे देती, उसका आईपी एड्रेस दे देती। मैंने दे दिया। इसके बाद मुझे पोर्ट नंबर बताना होगा कि ये कौन से पोर्ट पे ओपन होता है। तो बाय डिफॉल्ट जो हमारा पोस्ट ग्रे है वो कौन से पोर्ट पे ओपन होता है, 5432। ओके, इसके बाद अब क्या देना होगा, अभी तक हमने क्या दे दिया कि हमारा ड्राइवर कौन है, हमारा वो कहाँ मिलेगा, तो मैंने बता दिया कि ये यहीं पे मिलेगा मेरे लोकल मशीन पे, ये पोर्ट नंबर पे ओपन होता है। इसके बाद और क्या बताना होगा कि इसके अंदर कौन से डेटाबेस से कनेक्ट होना है, तो वहां पे मैं क्या बता सकती हूँ, डेटाबेस का मुझे नाम बताना होगा। उसके अंदर बहुत सारे डेटाबेस है, लेकिन तुम किससे कनेक्ट होना, स्टूडेंट डीबी करके जो डेटाबेस है उससे कनेक्ट होना है। तो मैंने ये पूरा पाथ दे दिया है यूआरएल के फॉर्म में, जो कि मैं कनेक्शन को पास करूंगी। अगेन अब मुझे क्या देना होगा, यूजर नेम देना होगा अपना, क्योंकि वो मेरी बेसिस पे जाके कनेक्शन बिल्ड करना चाहता है। तो मुझे बताना होगा, तो यहाँ पे क्या दे सकती हूँ मैं, यूजर नेम दे सकती हूँ। यूजर नेम क्या है, अभी बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, पोस्ट ग्रे ही रहता है, मैंने चेंज नहीं किया था, पोस्ट ग्रेज ही रहता है। और अब मुझे क्या चाहिए, एक और चीज चाहिए, पासवर्ड, सो डेट वो पास जब उसे ऑथेंटिकेट करने जाए तो वो उस पासवर्ड को बता पाए कि ये रहा पासवर्ड, और ऑथेंटिकेट हो पाए सक्सेसफुली। तो यहाँ पे मुझे पास प्रोवाइड करना होगा, जो कि मेरा पासवर्ड है। ओके, तो मैंने पासवर्ड लिख दिया इस तरह से। अब मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन इस कनेक्शन में डालूंगी, सो डेट वो सच में कनेक्शन बिल्ड कर पाए। तो यहाँ पे मैं आके ये सारी चीजें पास कर देती हूँ। सबसे पहले यूआरएल पास कर देती हूँ, देन यूजर नेम और पास, ये सारी चीजें मैंने पास कर दी। अब ये कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा। यहाँ पे एरर आ रहा है, ये एरर एरर नहीं आ रहा है, ये बता रहा है कि हो सकता है कि ये कुछ एरर थ्रो करे, कनेक्शन बिल्ड होने में कुछ प्रॉब्लम आ जाए। फॉर एग्जांपल मेरा पासवर्ड गलत हो तो ऑथेंटिकेट ना हो पाए, चाहे यूजर नेम या यूआरएल ही गलत हो, तो उस केस में ये एरर थ्रो कर सकता है। तो यहाँ पे बोल रहा है इसको हैंडल करो, इधर यहाँ पे थ्रोज एक्सेप्शन यहाँ पे लिखो, अदरवाइज इसको ट्राई कैच में डालो। मैं ट्राई कैच में ही डाल लेती हूँ, तो इसको मैं ट्राई कैच में डाल डाल लेती हूँ। ओके, और यहाँ पे कैच भी कर लेते हैं, कैच CAT कैच। और यहाँ पे क्योंकि हम एसक्यूएल रिलेटेड क्वेरी लिख रहे हैं, तो एसक्यूएल रिलेटेड ही एक्सेप्शन आएगा। उसके लिए हमें एक स्पेशल एक्सेप्शन मिलता है जिसका नाम है एसक्यूएल 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 एक्सेप्शन। और हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, ऐसे ई, और यहाँ पे चलते हैं और इसको प्रिंट कर देती हूँ, ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस कर देती हूँ, हो गया बस। अब मैं इसे प्रिंट करके देखती हूँ, यहाँ पे अगर मैं प्रिंट लिखती हूँ कि मेरा कनेक्शन बिल्ड हुआ है नहीं, तो इसके लिए मैं प्रिंट कर लेती हूँ। अगर कनेक्ट ये लाइन एग्जीक्यूट हो गई होगी, इसका मतलब हमारा कनेक्शन बिल्ड हो गया होगा, कोई एरर थ्रो नहीं किया होगा, तो मेरा ये लाइन प्रिंट हो जाना चाहिए। उस केसेस में मैं यहाँ प्रिंट कर दूंगी प्रिंट एलएन और सिंपल लिख दूंगी कनेक्शन कनेक्ट कनेक्ट कनेक्शन एस्टेब्लिश, चाहे कनेक्शन बिल्ड लिख देते हैं सिंपल, और हो गया। यहाँ पे प्रिंट एलएन डॉट होगा, यहाँ पे मैंने कॉमा लगा दिया, ठीक। अब देखते हैं, इसको रन करके देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसको मैं यहाँ से रन करती हूँ। ओके, ये रन हो रहा है। कनेक्शन बिल्ड मतलब कनेक्शन बिल्ड हो गया है, कोई एरर नहीं आया, मतलब हमने कनेक्शन बिल्ड कर दिया। तो सबसे
पहली चीज जो हमने कर दी, अब हमारा डेटाबेस और हमारा एप्लीकेशन अब उनके बीच में कनेक्शन बिल्ड कर दिया है, अब वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब देखते हैं हम कैसे कम्युनिकेट करेंगे। मुझे मेरा टास्क क्या है, मेरा गोल क्या है, मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ एसक्यूएल क्वेरी यहाँ पे लिखूं और वो उसमें एग्जीक्यूट करूँ। मुझे उसके लिए क्या मिलता है, ओके, तो अब मेरा गोल क्या है, ठीक है, यहाँ पे हमारा कनेक्शन बिल्ड हो गया है, ये चीजें देख ली हमने। अब हमारा गोल क्या है, अब हम कनेक्शन तो बिल्ड हो गया है, अब हमारा एप्लीकेशन और डेटाबेस के बीच में कनेक्शन बिल्ड हो गया है। एसक्यूएल क्वेरी लिखना चाहती हूँ, जो कि मैं क्या चाहती हूँ कि मेरा जो जेडीबीसी ड्राइवर है उसे समझे और उसको करे, हमारे डेटाबेस को पास करे और डेटाबेस वो एक क्वेरी एग्जीक्यूट करे, कुछ टास्क परफॉर्म करे और मुझे कुछ रिटर्न ला के दे। उसके लिए ये काम कौन करता है, उसके लिए हमें एक अलग इंटरफेस मिलता है स्टेटमेंट करके। क्या करते हैं, उस एसक्यूएल क्वेरी को एग्जीक्यूट करता है। तो मुझे सबसे पहले उस स्टेटमेंट और इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बनाना होगा। तो उसको मैं कैसे बना सकती हूँ, स्टेटमेंट, और इसको मैं स्टेटमेंट लिख देती हूँ, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट, स्टेट, स्टेटमेंट इक्वल टू, ये स्टेटमेंट मुझे कहाँ से मिलता है, मुझे कनेक्शन से मिलता है। तो मैं कनेक्शन से गेट कर सकती हूँ, कनेक्शन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट। तो यहाँ से मैंने स्टेटमेंट क्रिएट कर ली। अब मैं इसको कोई भी एसक्यूएल क्वेरी दूंगी तो वो उसको एग्जीक्यूट कर पाएगा। तो उसके लिए मुझे एक एसक्यूएल क्वेरी देनी होगी। तो मैं यहाँ पे अपना एसक्यूएल क्वेरी लिख लेती हूँ। कैसे लिखती हूँ मैं उसे, ऐसे लिखती हूँ, एसक्यूएल, ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में लिखूंगे, एसक्यूएल, एसक्यूएल, और यहाँ पे आके हम अपनी एसक्यूएल क्वेरी लिख सकते हैं। मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं यहाँ पे एक स्टूडेंट क्रिएट करना चाहती हूँ, तो मुझे क्रिएट की क्वेरी लिखनी होगी। तो हम वो कैसे लिखते हैं, तो मैं चाहती हूँ मेरा जो टेबल है स्टूडेंट्स करके, उसमें मैं एक रो इंसर्ट करना चाहती हूँ एक स्टूडेंट का। तो वो कैसे करूंगी, इंसर्ट इनटू, किसके अंदर मैं करना चाहती हूँ, अपने डेटा टेबल का नाम लिखूंगी स्टूडेंट्स क्या, और यहाँ पे हम फील्ड्स पास कर सकते हैं कि क्या क्या फील्ड्स कौन कौन से कॉलम में मैं इंसर्ट करना चाहती हूँ। तो एक नेम के फील्ड में, एक ईमेल और एक रोल नंबर, इस तरह से मैं इस तरह लिख सकती हूँ। और क्या वैल्यू पास करना चाहती हूँ, वो वैल्यूज को मैं इस वैल्यूज के अंदर लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे आके हम उसको लिख सकते हैं। अगर मुझे अभी के लिए मैं चाहूँ तो ये स्टूडेंट के थ्रू ले सकती हूँ, या फिर मैं इसको हार्ड कोड कर देती हूँ अभी के लिए, जस्ट देखने के लिए। अदरवाइज मैं स्टूडेंट ऑब्जेक्ट का यूज करके भी डाल सकती हूँ, उसको अभी मैं बाद में दिखाऊंगी। जस्ट चेक करते हैं कि ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो इसको हम सिंगल कोटेड में लिखेंगे, नेम में मैं निधि लिखूंगी, देन उसके बाद क्या है, ईमेल लिखते हैं, ए डॉट जी मेल @gmail.com, gmail.com, ये मैंने ईमेल भी लिख दी। और क्या, मैं अपना रोल नंबर पास कर सकती हूँ। तो रोल नंबर क्या डालूंगी मैं 1 डाल देती हूँ, ठीक। और यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट लगा देते हैं। तो मैंने अपनी एसक्यूएल क्वेरी तो लिख दी। अब मुझे क्या चाहिए, मैं इसको एग्जीक्यूट करना चाहती हूँ। तो वो कैसे करूंगी, वो मेरा स्टेटमेंट इंटरफेस एग्जीक्यूट करेगा मेरे लिए। तो मैं स्टेटमेंट को कॉल करूंगी, स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट। ओके, अब यहाँ पे समझते हैं स्टेटमेंट के पास 3 तरह के एग्जीक्यूशन होते हैं, एग्जीक्यूट क्वेरी, एग्जीक्यूट अपडेट और एग्जीक्यूट। तो इनके बीच में डिफरेंस है, तो इसको एग्जीक्यूट करने से पहले हम समझ लेते हैं, सो दैट हम इनको अच्छे से यूज कर पाए। तो इसके लिए मैं यहाँ पे आती हूँ और अच्छे से समझाती हूँ कि ये 3 तरह के जो हमने देखे स्टेटमेंट में, मुझे 3 तरह के एग्जीक्यूट मिल रहे हैं। तो एक है एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट क्वेरी, क्या है, एग्जीक्यूट अपडेट लिखा हुआ है। एक है एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट क्वेरी, और एक सिंपल एग्जीक्यूट है। तो मुझे 3 मेथड मिल रहे हैं एग्जीक्यूट के, मुझे कौन सा यूज करना चाहिए, इसको यहाँ पे समझते हैं। तो जो एग्जीक्यूट क्वेरी हम कब यूज करते हैं, अगर मैं ये ऑपरेशंस परफॉर्म कर रही हूँ। तो अगर मैं स्कीमा से रिलेटेड कोई भी क्वेरी ऑपरेशन परफॉर्म कर रही हूँ, तो उसके लिए मैं एग्जीक्यूट अपडेट लिखूंगी मैं, ठीक है। तो इसमें डिफरेंस क्या है, एग्जीक्यूट अपडेट क्या रिटर्न करता है, अगर मैं इस तरह लिखती हूँ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट अपडेट और अपने एसक्यूएल क्वेरी पास करती हूँ, इस केस में क्योंकि ये सिर्फ स्कीमा से अपडेट से रिलेटेड, स्कीमा अपडेट रिलेटेड क्वेरी है, क्रिएट करी फिर तब भी मेरा स्कीमा चेंज हो रहा है, अपडेट करी और डिलीट करी तब भी स्कीमा चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे मुझे ये क्या रिटर्न करता है, मुझे एक इंटीजर रिटर्न करता है। ये अगर मैं इसको रन करूंगी तो मुझे क्या मिलता है, इंटीजर रिटर्न करता है। इसका रिटर्न टाइप क्या रहता है, रिटर्न टाइप बोलूं मैं तो रिटर्न टाइप, ये मुझे एक इंटीजर रिटर्न करता है। वो इंटीजर क्या को कैसे यूज करते हैं, अगर वो इंटीजर की वैल्यू, फॉर एग्जांपल मुझे कुछ रिजल्ट मिला, आरएस बोलते हैं, अगर मेरे रिजल्ट की वैल्यू 1 है, इसका मतलब मैं जो भी टास्क परफॉर्म कर रही हूँ वो सक्सेसफुली हो गया है। अगर मैं कुछ क्रिएट कर रही हूँ, तो अगर ये 1 रिटर्न कर रहा है, इसका मतलब उसने वो क्रिएट कर दिया होगा स्कीमा में। ये अगर मैं अपडेट कर रही हूँ तो वो अपडेट भी कर दिया होगा, डिलीट
मतलब सक्सेसफुल रिस्पॉन्स को वो रिप्रेजेंट करता है। अगर आरईएस जीरो रिटर्न करता है, मतलब वन रिटर्न नहीं करता है, जीरो रिटर्न करता है, उस केस में हो सकता है उसने वो काम ना किया हो, मतलब ये फेलियर का केस को रिप्रेजेंट करता है कि उसने कुछ क्रिएट ना किया हो, मतलब उसने कुछ भी डेटाबेस में अल्टर नहीं किया हो, कुछ भी उस टेबल में अल्टर नहीं किया है, जो भी हमने क्वेरी भेजी है वो फेल हो गई है, तो इसका रिटर्न टाइप इंटीजर रहता है। तो हम सिर्फ ये देख के, क्योंकि मुझे ये जानना है कि काम हुआ या नहीं हुआ, इसके लिए हमें ये सिंपल सा इंटीजर मिल जाता है 1 और 0 के फॉर्म में। इसको हम इस तरह से चेक कर सकते हैं, अगर 1 आ रहा है तो हम प्रिंट कर सकते हैं कि हाँ काम सक्सेसफुली हो गया है, और 0 आ रहा है तो लिख सकते हैं कि नहीं हुआ है। तो सिंपल ये 0 और 1 रिटर्न करते हैं। एग्जीक्यूट क्वेरी कब यूज करते हैं? ओके, तो अभी तक हमने देख लिया कि हम क्रिएट अपडेट और डिलीट तो एग्जीक्यूट अपडेट से कैसे का यूज करके हम कर पा रहे हैं, और हमें एक इंट टाइप का रिटर्न टाइप भी मिल रहा है। लेकिन एग्जीक्यूट क्वेरी क्या होती है? एग्जीक्यूट क्वेरी में हम किस टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं? रीड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, क्योंकि यहाँ कुछ वैल्यू फेच करना चाहते हो डेटाबेस से, उसको रीड करना चाहते हूँ, उसको वहां से लाके अपने डेटाबेस से लाके अपने एप्लीकेशन में प्रिंट करना चाहती हूँ, तो वहां पे डायरेक्ट ये लिख से काम नहीं चलेगा। वहां पे अगर रिटर्न टाइप मुझे इंट मिल रहा है तो सीधा यस और नो से मेरा काम नहीं चलेगा, मुझे सच में डेटा चाहिए सो दैट मैं उसे प्रिंट कर पाऊँ। तो वहां पे जो मेरा रिटर्न टाइप होता है, रिटर्न टाइप वो क्या होता है? एक रिजल्ट सेट होता है। क्या होता है? रिजल्ट सेट। ये भी हमने बात करी कि रिजल्ट सेट क्या होता है, ये भी एक इंटरफेस है इसकी, जेडीबीसी की। ये रिजल्ट सेट क्या होता है? रिजल्ट सेट को हम एक्चुअली इसके तरह से समझ सकते हैं। रिजल्ट सेट हमारे लिंक लिस्ट जैसे ही होता है, लिस्ट जैसे ही होता है, लेकिन ये स्पेशल सेट कह सकते हैं इसको, क्योंकि ये रिजल्ट को स्टोर करता है, ये रोज और कॉलम को स्टोर करता है। यहाँ पे उन रोज और कॉलम एक्चुअली ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा होता है? इसका रिटर्न टाइप रिजल्ट सेट मिल रहा होता है। चलते हैं हम अपने थर्ड टाइप पे, जो कि एग्जीक्यूट। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि ये किसी भी टाइप के स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देता है। यहाँ ये तभी यूज करते हैं जब हमें नहीं पता कि हमारा जो हम किस टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, वो क्रिएट से रिलेटेड है या रीड से रिलेटेड है, तो उस केस में हम एग्जीक्यूट परफॉर्म करते हैं। ये इसका रिटर्न टाइप क्या होता है? इसका रिटर्न टाइप हमें मिलता है बूलियन मिलता है। अगर मुझे रिटर्न टाइप ट्रू मिल रहा है, तो ये बताता है कि जो हमारी क्वेरी है वो क्या रिटर्न कर रही है? एक रिजल्ट सेट रिटर्न कर रही है। क्या रिटर्न कर रही है? रिजल्ट सेट रिटर्न कर रही है, मतलब हमने कौन सी क्वेरी परफॉर्म की है? एक रीड रिलेटेड क्वेरी परफॉर्म की है, समथिंग सेलेक्ट रिलेटेड क्वेरी परफॉर्म की है। ऐसे चेक कर सकती हूँ, अगर मेरा जो रिजल्ट है मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, जो भी मुझे इसने रिटर्न किया, उस केस में मैं चेक कर सकती हूँ। अगर मुझे ट्रू रिटर्न कर रहा है तो मुझे पता चल जाएगा कि ये क्या टाइप की, मैंने एक सेलेक्ट रिलेटेड क्वेरी परफॉर्म की है, रीड रिलेटेड ऑपरेशन परफॉर्म किया, तो उस बेस वहाँ उस केस में मैं इसको रीड कर सकती हूँ अपने स्टेटमेंट से। वो कैसे रीड कर सकती हूँ? सिंपली जाऊंगी मैं स्टेटमेंट, ऐसे स्टेटमेंट डॉट गेट रिजल्ट सेट, इस तरह से मैं रिजल्ट सेट गेट कर सकती हूँ, जो कि मुझे फिर सिंपली ये लाके दे देगा। और अगर ये फॉल्स रिटर्न करता है, उस केस में मुझे ये समझ आ जाएगा कि मैंने कुछ इस टाइप की क्वेरी परफॉर्म की है, स्कीमा अपडेट अपडेट टाइप की क्वेरी परफॉर्म की है, जहाँ पे आपका मैंने कुछ क्रिएट किया होगा, अपडेट किया होगा, डिलीट किया होगा। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलता है? मेरे अफेक्टेड काउंट मिलता है कि मैंने टेबल में कितने रोज अफेक्ट किए, कितने रोज को चेंज किया है। उस केस में अगर मुझे फॉल्स मिलता है, उस केस में मैं क्या कर सकती हूँ? स्टेटमेंट से रोज काउंट गेट कर सकती हूँ कि कितने रोज का अफेक्ट हुआ है। यहाँ पे हमें फिर ऐसे काम करना होता है, बूलियन का मतलब समझना होगा। ट्रू मतलब हमारा रीड क्वेरी परफॉर्म हुई है, और फॉल्स मीन्स हमने कुछ अपडेट क्वेरी परफॉर्म की है। इसमें से कुछ भी हो सकता है, क्रिएट, अपडेट, डिलीट। तो यहाँ पे हमें ऐसे एल्स इफ लगा के चेक करना होगा कि ट्रू है कि फॉल्स है, जाके जो कि थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। बेटर यही है, मोस्टली यही यूज करते हैं। हमें पता होना चाहिए कि अगर हम कुछ अपडेट से रिलेटेड क्वेरी परफॉर्म करें तो एग्जीक्यूट अपडेट यूज करें, और अगर मैं रीड से रिलेटेड कोई क्वेरी परफॉर्म कर रही हूँ तो मुझे एग्जीक्यूट ये मेथड यूज करना चाहिए, एग्जीक्यूट क्वेरी। ये डायरेक्टली मुझे रोज काउंट रिटर्न करता है, सो दैट मुझे पता चल जाए कितने रोज अफेक्ट हुए हैं, और ये मुझे डायरेक्ट रिजल्ट सेट ला के दे देता है। अगर मैं एग्जीक्यूट परफॉर्म करती हूँ तो मुझे यहाँ पे चेक करना होगा कि पहली बात क्यों क्वेरी किस टाइप की थी, रीड की थी कि अपडेट की थी, और देन वहां से मुझे फिर स्टेटमेंट से उसे गेट करना होगा। अगर रिजल्ट सेट चाहिए तो ऐसे करके स्टेटमेंट डॉट गेट रिजल्ट सेट लेना होगा, और रो अफेक्टेड चेक करना होगा, अगेन स्टेटमेंट डॉट गेट रोज काउंट लेना होगा। तो इस तरह से ये काम करता है। सो ये सारे मेथड्स क्लियर होंगे। चलते हैं अपने वापस से यहाँ इंटेलिजेबल देखते हैं।
समझ आ रहा है क्योंकि मैं क्रिएट स्टूडेंट कर रही हूँ, मैं एक रो अफेक्ट करने जा रही हूँ, तो वहाँ पे मुझे कौन-सा एग्ज़ीक्यूट यूज़ करना चाहिए? एग्ज़ीक्यूट अपडेट। तो अब मुझे पता है मुझे क्या यूज़ करना है, एग्ज़ीक्यूट अपडेट और यहाँ पे मैं अपना एसक्यूएल पास कर सकती हूँ। ये एसक्यूएल को ये एग्ज़ीक्यूट कर देगा। ये मुझे क्या रिटर्न करता है? ये मुझे एक इंटीजर टाइप रिटर्न करता है। मैं इंट में इसे स्टोर कर सकती हूँ और मैं इसे रिज़ल्ट बोलती हूँ रेस। तो इस तरह से मैंने रिज़ल्ट चेक कर लिया। अब मैं सिंपली यहाँ पे चेक कर सकती हूँ कि अगर मेरा जो रिज़ल्ट है क्योंकि हम सिर्फ एक स्टूडेंट ऐड कर रहे हैं, तो क्या कितने रो अफेक्ट होंगे? सिर्फ एक ही रो अफेक्ट होंगे। उस केस में मैं ऐसे चेक कर सकती हूँ, अगर 1 आंसर है, प्रिंट कर सकती हूँ कि यस हमारा स्टूडेंट क्रिएट हो गया है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन और मैं यहाँ पे चेक कर सकती हूँ स्टूडेंट क्रिएटेड क्रिएटेड सक्सेसफुली हमने एक स्टूडेंट क्रिएट कर दिया अपने डेटाबेस में मतलब ऐड कर दिया, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये नहीं दे रहा है, 1 नहीं आया, इसका मतलब क्या हुआ होगा? एक भी रो अफेक्ट नहीं हुआ मतलब टेबल में कुछ ऐड ही नहीं हुआ होगा, तो उस केस में मैं सिंपली क्या प्रिंट कर सकती हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और क्या कर दूँ मैं? प्रिंट कर दूँ कि स्टूडेंट नॉट क्रिएटेड सिंपली मैं बोल देती हूँ कि कुछ क्रिएट नहीं हुआ, जो भी रीज़न हो, क्रिएट नहीं हुआ। फाइनली मैं यहाँ लास्ट में आके अपना कनेक्शन क्लोज कर सकती हूँ। मैंने यहाँ पे कनेक्शन एस्टेब्लिश करी थी, लेकिन ये एक एक्सपेंसिव ऑपरेशन होता है, तो मुझे जब भी मेरा काम हो जाए, तो मुझे अपना लास्ट में जाके कनेक्शन क्लोज कर देना चाहिए। कनेक्शन क्लोज ये एक अच्छी प्रैक्टिस होती है, तो मैंने कनेक्शन क्लोज कर दिया। अब मैं सिंपली क्या कर सकती हूँ, अब इसे रन करके देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पर अगर मैं समझाऊँ तो मैंने क्या किया, सबसे पहले कनेक्शन बिल्ड किया, ठीक? उसके बाद क्या किया, एक स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, सो दैट मैं वो एसक्यूएल क्वेरी को एग्जीक्यूट कर पाऊँ। यहाँ पे मैंने अपनी एक एसक्यूएल क्वेरी लिखी, क्रिएट क्लास लिखी, जहाँ पे मैं क्या वैल्यू पास करना चाहती हूँ, नेम निधि, ईमेल ये और रोल नंबर ये। अगेन फिर मैंने उसको स्टेटमेंट में एग्जीक्यूट कराया, एग्जीक्यूट अपडेट करके मुझे अगर 1 मिल रहा है तो मुझे समझ आ गया कि एक रो अफेक्ट किया है मैंने, मतलब एक रो चेंज हुआ होगा और नहीं तो ये और लास्ट में मैं कनेक्शन क्लोज कर दे रही हूँ और अगर कनेक्शन बिल्ड करने में कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो वो डायरेक्ट यहाँ पे चली जाएगी। कोई भी प्रॉब्लम आए इसके बीच में तो फिर वो हमारे कैच ब्लॉक में चली जाएगी। अब इसको रन करके देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखो स्टूडेंट कनेक्शन बिल्ड और स्टूडेंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, इसको हम देख सकते हैं। अब देखते हैं कि हमारे डेटाबेस में सच में वो स्टूडेंट क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ है। अभी मेरा डेटाबेस एम्प्टी है, अगर मैं इसे रिफ्रेश करूं तो देखो एक रो क्रिएट हो गया है जिसमें मेरा आईडी क्या है 1 है, नेम निधि है और ईमेल क्या है, ये ईमेल है, रोल नंबर दिख रहा है कि हमने कैसे अपने जावा एप्लीकेशन से वहां से कैसे कोई डेटा भेज के हमने अपने डेटाबेस में कैसे स्टोर किया कनेक्शन के थ्रू, जेडीबीसी के थ्रू कनेक्शन बिल्ड किया, स्टेटमेंट यूज किया और डायरेक्ट कर दिया। यहाँ पे कोई स्पेसिफिक कोड नहीं लिखा। अगर मैं कल को अगर मैं माई एसक्यूएल डेटाबेस भी यूज करूँ तो मुझे अपने डेटाबेस में मतलब इस कोड में कुछ भी चेंज नहीं करना होगा। अभी भी मैं कनेक्शन इंटरफेस से ही बात कर रही होंगी, स्टेटमेंट इंटरफेस से ही बात कर रही होंगी और इनको इम्प्लीमेंट कौन करेगा, डिपेंड करेगा कि हमारा ड्राइवर कौन सा है। यहाँ पे मुझे बस ड्राइवर चेंज करना होगा कि मेरा अभी मैं बोली पोस्टग्रेड ड्राइवर है, कल को मैं इसको चेंज करके मैं माइस्क्यूएल ड्राइवर लिख दूंगी और मैं उस ड्राइवर की डिपेंडेंसी ऐड करनी होगी। बस इतना ही, उसके अलावा कुछ नहीं। मतलब किसी भी डेटाबेस से इंटरेक्ट कर सकती हूँ, बात कर सकती हूँ। तो ये हमने क्रिएट ऑपरेशन कर लिया। इसी तरह हम बाकी क्रिएट ऑपरेशन भी कर सकते हैं, अपडेट, डिलीट, रीड, तो उसको करके देखते हैं। यहाँ पे ये सारे कोड लिखूँगी तो ये काफ़ी मेसी हो जाएगा, मेरा जो मेन मेथड है वो काफ़ी मेसी हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे नहीं लिखते हैं, इसके लिए एक अलग से क्लास बनाते हैं रिपॉजिटरी करके और वहाँ पे हम अपने सारे ये एसक्यूएल रिलेटेड क्वेरी वहाँ पे लिखेंगे। तो इसके लिए चलते हैं और एक सिंपल सी क्लास बनाते हैं, रिपॉजिटरी क्लास जहाँ पे हम अपने ये सारे टास्क परफॉर्म करेंगे। रिपॉजिटरी ओके, यहाँ पे आते हैं और यहाँ से ये सारी चीज़ें कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आते हैं और इसको यहाँ से सो दैट हमारा मेन क्लीन दिखे, कंट्रोल एक्स और इसकी भी जरूरत नहीं है तो इसको हटा देते हैं यहाँ से और यहाँ पे चलते हैं अपने रिपोजिटरी लेयर में और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने से पहले मैं मेथड वाइज बनाऊंगी सो दैट मैं सिंपली मेथड को कॉल कर लूँ। हाँ, तो यहाँ पे मैं क्योंकि क्रिएट स्टूडेंट बना रही हूँ तो मैं क्रिएट लिख सकती हूँ इस तरह से। ये क्या लिखूंगी, पब्लिक मेथड बना रही हूँ, पब्लिक वॉइड और क्रिएट स्टूडेंट ऐसे सिंपली और यहाँ पे मैं उसको पेस्ट कर सकती हूँ इस तरह से और अगेन यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर लेती हूँ। ऑलरेडी जो जो हो रहा है वो डायरेक्ट इंपोर्ट हो रहा है, अदरवाइज डायरेक्ट में एसक्यूएल को भी इंपोर्ट कर सकती हूँ, अदरवाइज जो भी हम यूज कर रहे हैं वो अपने आप खुद ही इंपोर्ट होता रहेगा एसक्यूएल से और ये ज्यादा बेटर वे होता है। मैं एक साथ स्टार यूज नहीं करना चाहिए, स्टार सारे जितने भी फाइल्स फोल्डर होते हैं सबको इंपोर्ट करके लाता है, जिसकी हमें यूज भी नहीं होते उनको भेजो कि हमारा
रिसोर्सेज कंज्यूम करता है, तो बेटर प्रैक्टिस यही है कि हम जो यूज करें उन्हीं को इम्पोर्ट करें एज बाय यूजिंग नेम। लेकिन अभी के लिए हमें इन सब का नेम नहीं पता कि हमें कैसे इम्पोर्ट करना है, तो उस बेसिस में हम डायरेक्ट एसक्यूएल स्टार यूज कर सकते हैं, लेकिन अच्छे रियल एप्लीकेशन में हम इसी तरह इम्पोर्ट करते हैं। ओके, ये समझ आ गया। अब देखते हैं कि इसको बाहर रख देते हैं सो दैट हम सारे मेथड में इसको यूज कर पाए। इसको अंदर नहीं रखते, इसको बाहर रख देते हैं। वापस से चलते इसको बाहर रख देते हैं। और ठीक है, ये हमारा कनेक्शन बिल्ड किया हमने, ये नेम रोल नंबर और यहाँ पे कनेक्शन क्लोज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कनेक्शन क्लोज करना रिस्की हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो कनेक्शन बिल्ड हो गया लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई कुछ भी एग्जीक्यूट करने में, मान लो मैंने क्वेरी गलत लिख दी और जो मैं एग्जीक्यूट करने गई तो यहाँ से एक्सेप्शन थ्रो हो गई, इस केस में मेरा ये लाइन कभी भी रीच नहीं करेगा और हमारा कनेक्शन कभी क्लोज नहीं होगा। लेकिन हमें पता है ये एक एक्सपेंसिव रिसोर्स है, तो हमें इसको बंद कर देना चाहिए। मतलब कोई भी एरर है इससे पहले हमें इसे बंद कर देना चाहिए। तो इसको हम यहाँ पे ना लिख के कहाँ लिख सकते हैं, इसको फाइनली ब्लॉक में लिखेंगे। यहाँ पे चलते हैं और इसको फाइनली ब्लॉक में लिखते हैं, फाइनली। और यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कनेक्शन क्लोज। अगेन ये कनेक्शन हमने ट्राई में डिफाइन कर रखा है, तो मैं इसको बाहर डिफाइन कर देती हूँ। इसको यहाँ से हटा के बाहर लिख देते हैं इसे, सो दैट ठीक है। इसको यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। यहाँ पे भी लिख सकती हूँ मैं, यहाँ पे लिख देते हैं कनेक्शन, क्या लिख दूँ मैं, कनेक्शन, कंट्रोल वी, कनेक्शन, और इसको अभी नल लिख देते हैं, अभी कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक, तो इस तरह से मैंने कनेक्शन को ट्राई से हटा के बाहर लिख दिया है और अब यहाँ पे भी काम कर जाएगा। और यहाँ पे भी अगेन एरर दे रहा है कि एड एक्सेप्शन, मतलब ये कोड भी एरर थ्रो कर सकता है। हो सकता है कनेक्शन क्लोज करने में कोई प्रॉब्लम आ जाए, उस केस में भी हमें यहाँ पे इसको ट्राई कैच में डालना पड़ेगा सो दैट ये कोई एरर ना थ्रो करे, करे भी तो इसको कैच कर ले। यहाँ पे मुझे फिर कैच कर सकती हूँ, कैच, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्सेप्शन, जो भी एक्सेप्शन आ रही है उसको हम सिंपली क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकती हूँ। तो ई डॉट प्रिंट ट्रेस, इस तरह से मैंने इसको हैंडल कर लिया। ठीक, तो अब समझ आ गया, हम इस तरह से प्रॉपर कोड लिखेंगे। अब चलते हैं, ये तो हमारा क्रिएट स्टूडेंट हो गया। अब मैं क्या बनाना चाहती हूँ, दूसरी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। एक क्रिएट हो गया और एक अपडेट करके देखते हैं, अपडेट। इसको पहले देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसको देखने के लिए क्या कर सकती हूँ, मैं अपने मेन में आऊंगी और क्योंकि अब मैं मुझे क्रिएट मेथड को रन करना है, तो मुझे इसके लिए क्या करना होगा, अपने रेपोजिटरी का पहले ऑब्जेक्ट बनाना होगा। इसको रेपो बोल देते हैं। और यहाँ पे क्या करूंगी, मैं न्यू रेपोजिटरी का ऑब्जेक्ट बना लूंगी और यहाँ पे सिंपली मैं रेपो के क्रिएट मेथड को कॉल कर सकती हूँ, क्रिएट स्टूडेंट। और इसे मैं अगर रन करूँ तो देखो यहाँ पे देखो स्टूडेंट क्रिएटेड सक्सेसफुली। अगर मैं डेट यहाँ पे आऊँ तो निधि रो एक बार और क्रिएट हो गया होगा, रिफ्रेश किया तो 2 निधि का रो अपडेट क्रिएट हो गया। ठीक, अब चलते हैं अपने रेपोजिटरी में और दूसरे थर्ड ऑपरेशन पे परफॉर्म करके देखते हैं कि वो कैसे काम करते हैं। तो यहाँ पे मैं आके अपडेट ऑपरेशन परफॉर्म करूंगी मैं। इसके लिए भी मेथड बनाऊंगी मैं, क्या, पब्लिक वॉइड और अपडेट, अपडेट स्टूडेंट। एक सेकंड मैं चेक कर रहा हूँ, काम कर रहा है। ओके, अपडेट स्टूडेंट। और यहाँ पे मैं सेम ये इसी को ही कॉपी पेस्ट कर देती हूँ क्योंकि हर बार मुझे कनेक्शन बिल्ड करना ही होगा, ट्राई कैच में से मैनेज करना ही होगा। तो इसको मैं डायरेक्ट यहीं से कॉपी कर लेती हूँ, यहाँ तक कॉपी कर लेते हैं इसे कंट्रोल से और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक, और चलते हैं अब देखते हैं क्या क्या चेंज करना है हमें। कनेक्शन तो ऐसे ही बिल्ड करूंगी मैं। अगेन यहाँ पे स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट बनाना ही होगा। एसक्यूएल क्वेरी चेंज करनी होगी। अभी हम इंसर्ट की क्वेरी लिख रहे हैं, मुझे अपडेट की क्वेरी लिखनी है। अपडेट की क्वेरी कैसे लिखते हैं, अपडेट, मैं क्या अपडेट करना चाहती हूँ, मेरे डेटाबेस में मैंने गलती से दो सेम स्टूडेंट मैंने पास कर दिया है, मुझे कुछ और पास करना था। इस केस में मैं जो सेकंड जो स्टूडेंट है मैं उसको अपडेट कर देती हूँ कि इसका नाम निधि ना करके मैं इसको हर्ष कर देती हूँ, इसका ईमेल में कुछ और कर देती हूँ और रोल नंबर चेंज कर देती हूँ। मतलब मैं गलती से मैंने डाल दिया था, मैं उसे अपडेट करना चाहती हूँ, तो यहाँ पे मैं अपडेट कर सकती हूँ। तो वो कैसे करूंगी, यहाँ पे चलते हैं, अपडेट कहाँ पे अपडेट करना चाहती हूँ, स्टूडेंट डेटाबेस में अंदर अपडेट स्टूडेंट, स्टूडेंट्स वेयर अपडेट स्टूडेंट करके मैं सेट क्या करना चाहती हूँ, सेट करना चाहती हूँ नेम में मैं क्या सेट करना चाहती हूँ, नेम फील्ड में मैं चाहती हूँ नेम निधि से हो चेंज होकर क्या हो जाए, हर्ष हो जाए, हर्ष। और फिर और क्या करना चाहती हूँ, मैं उसका ईमेल भी चेंज करना चाहूंगी, तो ईमेल को क्या कर दूंगी मैं इस तरह से कि अभी ए है, अब b@gmail.com लिख दूंगी। और फाइनली एक रोल नंबर पास कर देते हैं, इसका रोल नंबर 2 कर देते हैं क्योंकि मेरा रोल नंबर 1 है। और इस तरह से मैंने अपडेट कर दिया। और यहाँ पे ये भी बताना होगा कहाँ पे ये चेंज करना है,
तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकती हूँ वेयर आईडी क्या है, आईडी जिसकी 2 है उस रो को चेंज कर दो, वहां पे सारी वैल्यूज ये कर दो। उस केस में ये चेंज हो जाएगा। ये अगेन ये चीजें सेम रहेगी कि मैं इस एसक्यूएल को एग्जीक्यूट करना चाहूंगी। अगेन ये एक अपडेट क्वेरी है तो मैं एग्जीक्यूट अपडेट ही रहने दूंगी। ये मुझे इंट देगा क्योंकि मैं सिर्फ एक रो को अफेक्ट कर रही हूँ, तो अगर मेरा एक रो अफेक्ट हुआ होगा, अगर रो काउंट 1 होगा तो मैं प्रिंट कर दूंगी कि स्टूडेंट अपडेटेड, जो भी मैं स्टूडेंट अपडेट कर रही थी अपडेटेड सक्सेसफुली, अदरवाइज मैं लिख दूंगी कि अपडेट नहीं हुआ है। तो मैं सिंपली आके यहाँ पे लिख दूंगी अपडेट स्टूडेंट नॉट अपडेटेड, ठीक। और सिंपली बाकी चीजें सेम रहेगी। तो अब देखते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो इसलिए अपने मेन में आते हैं। मैं किसको देखना चाहती हूँ अपडेट स्टूडेंट को, तो अपडेट स्टूडेंट को कॉल करूंगी और इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम एक रियल एप्लीकेशन बना रहे हैं, अगर कोई क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजेगा तो एक टाइम पे एक ही रिक्वेस्ट भेजेगा ना, 2 रिक्वेस्ट तो भेजेगा नहीं। इसको ही सिमुलेट करने के लिए मैं यहाँ पे भी इसको कमेंट कर देती हूँ, क्योंकि एक टाइम में एक ही एपीआई रिक्वेस्ट आएगी। हमने कॉलम नेम लिखना भूल गए थे। देखो अब स्टूडेंट अपडेटेड सक्सेसफुली काम कर रहा है। अगर मैं वापस अपने डेटाबेस में आऊँ और इसको रिफ्रेश करूँ तो मेरा ये जिसकी आईडी 2 है वो अपडेट हो जानी चाहिए। तो मैंने अपडेट किया, देखो अपडेट हो गया। इसको मैं हटाती हूँ, इसको भी हटाती हूँ, थोड़ा इसको दिख रहा है ये आईडी सेम ही है लेकिन नेम चेंज हो गया, ईमेल चेंज हो गया, रोल नंबर चेंज हो गया। तो अपडेट भी काम कर रहा है। चलते हैं बाकी करंट ऑपरेशंस भी जल्दी जल्दी करके देखते हैं। अब हम चलते हैं और अब डिलीट ऑपरेशन करके देखते हैं। तो हम क्या करना चाहते हैं, पब्लिक डिलीट, पब्लिक वॉइड रिटर्न टाइप का रहेगा। वॉइड हम कुछ रिटर्न नहीं कर रहे हैं, डिलीट डिलीट स्टूडेंट, ठीक। और यहाँ पे आएंगे और हम क्या करना चाहते हैं, बाकी सेम चीजें मैं कॉपी पेस्ट कर देती हूँ। कनेक्शंस बिल्ड करेंगे ही और स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट बनेगा ही, बस हमें एसक्यूएल क्वेरी चेंज करनी होगी। अभी हम यहाँ पे इंसर्ट की क्वेरी लिख रहे हैं। अब मुझे क्या लिखना होगा, अपडेट डिलीट की, तो मैं क्या लिखूंगी, डिलीट फ्रॉम, कहाँ से डिलीट करना चाहती हूँ, स्टूडेंट टेबल से डिलीट कर दो एक स्टूडेंट जिसकी आईडी, आईडी मैं किसको डिलीट करना चाहती हूँ, मेरे पास अभी 2 है तो मैं आईडी 1 को डिलीट कर देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल निधि रो को मैं डिलीट करना चाहती हूँ, तो डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आईडी क्या है, 1 है। अब देखते हैं यहाँ पे बाकी चीजें सेम रहेगी, क्योंकि अगेन मैं एक रो को अफेक्ट कर रही हूँ, तो ये एग्जीक्यूट अपडेट ठीक हो रहेगा। एक रो अफेक्ट होगा तो यहाँ पे मैं प्रिंट कर सकती हूँ कि स्टूडेंट डिलीटेड, बाकी चीजें सेम रहेगी, डिलीटेड सक्सेसफुली, अदरवाइज नहीं डिलीट हुआ होगा, कुछ प्रॉब्लम आ गई होगी तो नॉट तो रहेगा। यहाँ पे लिख देते हैं डिलीट हुआ नहीं है, नॉट डिलीटेड, ठीक। बाकी चीजें सेम रहेगी। वापस से चलते हैं अपने मेन पे और इसको रन करके देखते हैं। तो अब मैं क्या चाहती हूँ, रेपो डॉट डिलीट, डिलीट स्टूडेंट, और इसको हम कमेंट कर देते हैं और चलते हैं अपने रन पे और इसको रन करके देखते हैं। तो देखो स्टूडेंट डिलीटेड सक्सेसफुली, अगर मैं अपने डेटाबेस में दिखाऊं, अगर मैं उसे रिफ्रेश करूं तो निधि रो डिलीट हो गया है। डिलीट क्वेरी भी काम करिए। अब अपने लास्ट ऑपरेशन पे चलते हैं जो कि है हमारा क्या है, रीड ऑपरेशन। अब उसको करके देखते हैं कि हम, मैं चाहती हूँ मैं एक स्टूडेंट को रीड करना, वो कैसे कर सकती हूँ, मैं डेटाबेस से रिट्रीव करना चाहती हूँ फाइनली, तो वो कैसे करूंगी। तो अगेन मुझे इसके लिए मेथड बनाना होगा, पब्लिक वॉइड, और हम लिख देते हैं रीड स्टूडेंट। मैं स्टूडेंट को रीड कर रही हूँ, स्टूडेंट, एक स्टूडेंट को रीड करूंगी और यहाँ पे लिख देते हूँ सेम टू सेम। अब यहाँ पे देखते हैं क्या क्या रिफैक्टर करना होगा। कनेक्शन बिल्ड करेंगे, स्टेटमेंट चाहिए, यहाँ पे रीड एसक्यूएल क्वेरी पास करनी होगी। तो यहाँ पे आते हैं, हम रीड का लिखते हैं, मैं क्या पास करूंगी, इसको चलते हैं और यहाँ से डिलीट कर देते हैं, ठीक। अब यहाँ पे पास करते हैं अपना रीड का एसक्यूएल क्वेरी। तो रीड के लिए हम क्या एसक्यूएल क्वेरी लिखते हैं, सेलेक्ट लिखते हैं, ऐसे सेलेक्ट सेलेक्ट। अब क्या क्या सेलेक्ट करना चाहती हूँ, यहाँ पे मैं डायरेक्ट स्टार भी लगा सकती हूँ, जितने कॉलम होंगे उस सबको सेलेक्ट करके ले आएगा, लेकिन ये एक अच्छा तरीका नहीं होता है। हमें हमेशा स्पेसिफाई करना चाहिए कि मैं कौन कौन से रो को रीड करना चाहती हूँ, क्योंकि एक डेटाबेस में, एक एक्चुअल रियल टेबल में बहुत सारे कॉलम हो सकते हैं, बहुत ही अनवांटेड, जो कि हम बस ऐसे ही लॉगिंग पर्पज के लिए, चाहे कुछ और पर्पज के लिए लिखते हैं, सबको रीड नहीं करना चाहता। तो यहाँ पे हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि सिर्फ इन 3 कॉलम को लेके आओ। तो यहाँ पे ये ज्यादा बेटर तरीका रहता है। फ्रॉम कहाँ से, स्टूडेंट टेबल से, स्टूडेंट्स, और क्या चीज, आईडी भी मेंशन कर सकते हो, किसकी आईडी, किसका डेटा रीड करना है, जिसकी आईडी 2 है उसका डेटा, क्योंकि मेरे पास अभी डेटाबेस में सिर्फ एक ही स्टूडेंट है जिसकी आईडी 2 है, तो मैं सिर्फ उसी को रीड कर सकती हूँ। तो मैंने ऐसे पास कर दिया स्टूडेंट आईडी 2। और अगेन अब मुझे ये सारी चीजें चेंज करनी होगी। अब क्योंकि एक रीड ऑपरेशन है तो यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा होगा, एक रिजल्ट सेट मिल रहा होगा।
यहाँ पे मैं कौन सा स्टेटमेंट मेथड रन करूंगी, स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी यूज करूंगी। अपडेट नहीं, अब ये क्वेरी से रिलेटेड है, मैं क्वेरी रीड करना चाहती हूँ और यहाँ पे मैं एसक्यूएल पास करूंगी और ये मुझे रिटर्न क्या कर रहा होगा, एक रिजल्ट सेट रिटर्न कर रहा होगा। रिजल्ट सेट जिसको हम क्या बोल देते हैं, रिजल्ट भी बोल देते हैं। ठीक, मुझे एक रिजल्ट सेट रीड कर रहा है। ठीक है, मेरी वैल्यू तो रिजल्ट सेट में आ गई। अब मैं रिजल्ट सेट से कैसे रीड करूं उसको देखते हैं। तो मैं यहाँ पे आती हूँ और समझाती हूँ कि रिजल्ट सेट से कैसे हम रीड कर सकते हैं। तो अभी मैंने बताया था कि जब हम भी रीड ऑपरेशन लिखते हैं, एग्जीक्यूट क्वेरी करके कोई भी रीड ऑपरेशन करते हैं, तो वहां पे मुझे ऐसे रिजल्ट सेट मिलता है जहाँ पे हमें ऐसे, अगर एक स्टूडेंट रीड कर रही हो तो सिर्फ एक रो आएगा, बहुत सारे स्टूडेंट रीड कर रहे हो तो पूरे रोज, बहुत सारे रोज आ जाएंगे। उसको इसको कैसे रीड करते हैं, सबसे पहले जो हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो हम यहाँ पे एक पॉइंटर होता है जो किसको पॉइंट कर रहा होता है, यहाँ पे कुछ पॉइंट कर रहा होता है, इस पार्ट को पॉइंट कर रहा होता है, मतलब नल को पॉइंट कर रहा होता है। ये किसी को पॉइंट नहीं कर रहा, किसी भी रो को पॉइंट नहीं कर रहा है। चाहते हो कि ये रो पॉइंट करे तो उसके लिए मुझे इसको क्या करना होता है, नेक्स्ट पे लाना होता है, इस पॉइंटर को नेक्स्ट करके लाना होता है। तो उसके लिए क्या लिखते हैं, जो भी हमारा रिजल्ट सेट है उसको, उसके में मैं नेक्स्ट मेथड को कॉल करती हूँ। ये क्या करता है, ये इस पॉइंटर को एक पॉइंट नीचे लाता है। अब ये यहाँ से हटा के इसको, अरे ये हिल क्यों नहीं रहा है, इसको यहाँ से हटा के यहाँ पे लाता है। अब ये पॉइंट किसको पॉइंट कर रहा है, इस रो को पॉइंट कर रहा है। अब मैं इस रो पे इन वैल्यूज को रीड कर सकती हूँ। अगेन ये इस रो को पॉइंट करेगा तो एक एक मुझे कॉलम रीड करना है, उसके ऊपर एक एक जाके मुझे रीड करना होगा। कैसे रीड करती हूँ, अगेन मैं आरईएस के अंदर ही रहूंगी। मैं अब इस रो को पॉइंट कर रही हूँ, अब उसी रो पे मैं सारे कॉलम को रीड करना चाहूंगी तो उस केस में मैं कुछ ऐसे कर सकती हूँ, गेट, और यहाँ पे मुझे टाइप डालना होता है कि मेरे उस रो का टाइप क्या है, रिटर्न टाइप क्या है। तो यहाँ पे मेरा रो जो है इसका, अगर मैं आईडी रीड करना चाहती हूँ, आईडी का टाइप क्या है, एक इंटीजर है। फॉर एग्जाम्पल मैं नेम रीड करना चाहती हूँ तो यहाँ पे मेरा नेम का टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। तो मुझे इस तरह से लिखना पड़ता है स्ट्रिंग, और अगेन यहाँ पे पास करना होता है अपना कॉलम नेम, सो दैट उसे पता रहे कौन से कॉलम को उसे रीड करना है। यहाँ पे अभी पॉइंटेड इस रो को पॉइंट कर रहा है, इस रो में भी मुझे कॉलम्स को एक एक करके रीड करना होगा। तो उस केस में मैं ऐसे रीड कर सकते हैं कि नेम में, यहाँ पे मैं स्पेसिफाई करूँ कि नेम क्या, कौन से रो को कॉलम रीड करना चाहती हूँ, जिसका कॉलम नेम नेम है, तो वो मुझे क्या ला देगा, इस रो का इस कॉलम की वैल्यू उठा के ला के दे देगा। तो मैं इसको रीड कर सकती हूँ। सिमिलरली मैं ईमेल को रीड कर सकती हूँ और रोल नंबर को। तो समझ आ गया कि हम रिजल्ट सेट से कैसे वैल्यू रीड कर सकते हैं। वापस से चलते हैं और रीड करते हैं। तो अभी तक हमें रिजल्ट सेट में वैल्यू मिल गई है, मुझे रीड करना है। तो सबसे पहले काम क्या है, मैं एक पॉइंटर नीचे लाऊंगी क्योंकि वो नल को पॉइंट कर रहा है, तो मुझे एक पॉइंटर नीचे लाना होगा। तो मैं आरईएस डॉट नेक्स्ट करूंगी। अगर ये नेक्स्ट पे कुछ नहीं रहा, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे मेरी कोई वैल्यू नहीं आई होती, मैंने कुछ रीड किया और कोई वैल्यू प्रेजेंट नहीं रहती, इस केस में अगर मैं नेक्स्ट करती तो ये मुझे फॉल्स रिटर्न करता। कहने का मतलब है कि इसके नेक्स्ट में कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। तो इस तरह से भी चेक कर सकती हूँ। यहाँ पे आऊँ तो मैं पहले चेक कर सकती हूँ कि क्या इफ डॉट नेक्स्ट एग्जिस्ट भी करता है, ये बताता है कि कोई रो एग्जिस्ट भी करता है। अगर ये ट्रू रहा, हाँ मतलब रो कोई होगा और मैं उस रो को रीड कर सकती हूँ। तो उसको कैसे रीड कर सकती हूँ, सिस्टम, मुझे प्रिंट करना होगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। अब चलते हैं यहाँ पे आउट में एक को यहाँ पे ये डालते हैं। अब कैसे रीड कर सकते हैं, अभी मैंने बताया आरईएस में जाओ, टाइप बताओ, गेट करूंगी। मैं नेम को रीड करना चाहती हूँ तो नेम का टाइप क्या है, स्ट्रिंग टाइप है। तो मैं ऐसे लिखूंगी और इसके अंदर जाके मुझे कॉलम लेबल देना होगा कि उस कॉलम का नाम क्या है। तो उस कॉलम का नाम नेम है। अगर मैं ऐसे लिख देती हूँ मेरा नेम, उस रो का नेम मैं रीड कर पाऊंगी। उसी तरह मैं बाकियों को भी रीड कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अब मैं किसको रीड करना चाहती हूँ, ईमेल को। ईमेल का टाइप भी स्ट्रिंग है, लेकिन यहाँ पे मुझे कॉलम नेम क्या है उसका, ईमेल है। तो मैं यहाँ पे ईमेल लिखूंगी और अगेन यहाँ पे मेरा रोल नंबर का टाइप क्या है, स्ट्रिंग नहीं है, इंटीजर है। तो मैं यहाँ पे गेट इंट बोलूंगी कि इंट को लेके आओ। और इंट में भी यहाँ पे मैं फिर कॉलम लेवल भी बता सकती हूँ कि कॉलम लेवल क्या होगा, रोल नंबर नाम से कॉलम होगा, उसको रीड करके लाऊं। तो इस तरह से मैं रीड कर सकती हूँ। अगर वो कुछ नहीं रिटर्न करता तो उस केस में मैं सिंपली रिटर्न कर सकती हूँ कि कोई भी वैल्यू फैच नहीं हुई है। तो मैं सिंपली रिटर्न कर सकती हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और मैं सिंपली यहाँ पे लिख दूंगी नो रो नो डेटा फेस्ड, मतलब कुछ भी डेटा मैं लेके नहीं आया हूँ। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। बाकी चीजें सेम रहेगी, हम कोई भी एक्सेप्शन कैच करेंगे और फाइनली में मैं कनेक्शन क्लोज कर रही होंगी। और ठीक है, हमने पूरी लिख दिया, अपना एसक्यूएल सेलेक्ट क्वेरी भी लिख दी है एग्जीक्यूट क्वेरी यूज करके। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पे चलते हैं मेन में, और अब मैं क्या करना चाहूंगी, रेपो डॉट
रीड करना चाहूंगी तो रीड स्टूडेंट को कॉल करूंगी और इसको अभी मैं कमेंट कर देती हूँ और यहाँ पे चलते हैं और इसको यहाँ पे मैं इसे रन करूंगी और देखो यहाँ ये रीड करके ला रहा है, मेरे में सिर्फ एक ही कॉलम था तो उसको ID 2 के को रीड कर रहा है, उसका नेम, हर्ष, ID, ईमेल, जो भी हो सारी चीजें यहाँ पे रीड हो जा रही है। मतलब हम इस तरह से रीड भी कर सकते हैं। तो अभी तक हमें समझ आ गया कि हम कैसे JDBC को यूज करके कैसे कनेक्शन स्टेब्लिश कर पा रहे, कैसे फ्रंट ऑपरेशन परफॉर्म कर पा रहे, ये सारे आते हैं, ये सारे टास्क में कैसे परफॉर्म कर पा रही हूँ उसका यूज करके। और लेकिन अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, यहाँ पे हार्ड कोड कर रही हूँ मुझे अगर कोई वैल्यू, फॉर एग्जांपल मुझे कोई स्टूडेंट डेटाबेस में सेव करना है तो मुझे क्या करना होगा, रेपोजिटरी के अंदर आके क्रिएट स्टूडेंट के अंदर आके यहाँ पे चेंज करना होगा कि नेम कुछ और डाल देते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे कोई और स्टूडेंट की वैल्यू ऐड करनी है तो यहाँ पे मुझे आके उसका नेम चेंज करना होगा, ईमेल चेंज करना होगा, रोल नंबर चेंज करना होगा। मैं यहाँ पे मैंने हार्ड कोड कर रखा है वैल्यू को। मैं क्या चाहती हूँ, मैं मेन के थ्रू ही मैं चाहती हूँ कि मैं स्टूडेंट कॉल करूँ यहाँ पे और यहाँ पे मैं सिंपल पास कर दूं कोई नया स्टूडेंट और वो सेव हो जाना चाहिए। मैं क्या चाहती हूँ, क्रिएट स्टूडेंट में मैं कुछ ऐसा चाहती हूँ कि मैं एक स्टूडेंट पास करूँ ऐसे करके, न्यू स्टूडेंट, मैं कुछ स्टूडेंट पास करूँ, इसको स्टूडेंट लिखते हैं, स्टूडेंट, ठीक। और यहाँ पे मैं बोलूँ इसका कुछ नेम मैं दूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं मोनी देती हूँ और क्या दूँ, उसका कुछ ईमेल देती हूँ, c.c@gmail.com, gmail.com, ये मैं कुछ ईमेल वो दूं और क्या दूं और उसका कोई रोल नंबर पास करूं, फॉर एग्जांपल 3, तो ये डेटाबेस में सेव हो जाए, मुझे अंदर जाकर रिपोजिटरी के क्रिएट मेथड को रिफैक्टर ना करना पड़े। तो वो कैसे कर सकती हूँ, तो सबसे पहले मैं स्टूडेंट पास करना चाहती हूँ तो मुझे यहाँ पे आके अपने स्टूडेंट में कंस्ट्रक्टर बना लेना होगा ताकि वो उसे सपोर्ट करे वैसे फॉर्मेट को। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, सिंपली कंस्ट्रक्टर बना सकती हूँ पब्लिक स्टूडेंट, और क्या क्या चीजें लेता है ये, स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग ईमेल और इंटीजर इंट रोल नंबर, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं इस तरह से लिख लूँ, दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम, अगेन यहाँ पे दिस डॉट ईमेल इक्वल टू ईमेल, और यहाँ पे दिस डॉट रोल नंबर इक्वल टू रोल नंबर, बस ये चीजें ताकि इसको सपोर्ट करें। और हमने इस तरह से लिख लिया, कंस्ट्रक्टर बना लिया। अगर मैं अपने मेन में चलूँ तो अब इस तरह से लिख लिया है। अब यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारा क्रिएट स्टूडेंट अभी कुछ कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लेता, लेकिन हम यहाँ पे आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं। मुझे अपने रेपोजिटरी में जाके क्रिएट स्टूडेंट को भी ये आर्ग्यूमेंट पास कराना होगा। तो मैं क्या कह रही हूँ, मैं बोल रही हूँ मैं ऐसे हार्ड करना चाहती हूँ, मैं बोल रही हूँ कोई स्टूडेंट ऑब्जेक्ट मिलेगा तो उसको अपने डेटाबेस में ऐड करो। तो यहाँ पे मैं एक स्टूडेंट को ऑब्जेक्ट दूंगी st और मैं यहाँ पे रिफैक्टर करना चाहती हूँ। तो इसको मैं किस तरह रिफैक्टर कर सकती हूँ, मैं डायरेक्ट हार्ड कोड ना करके मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे मैं दो तरीके से इसको मैं वैल्यू डाल सकती हूँ। एक तो मैं इस तरह से कॉन्कैनेट करके कि यहाँ पे आओ प्लस डालू, मुझे ऐसे कॉन्कैनेट करना पड़ेगा। ऐसे मैं st.getName, नेम में मैं क्या डालूंगी, जो भी नेम की वैल्यू है वो डाल देती हूँ। अगेन फिर यहाँ पे आके मुझे फिर से कॉन्कैनेट करना पड़ेगा, इसके अंदर मुझे ऐसे कोमा पास करना होगा, अगेन एक कोमा डालना होगा, फिर नेक्स्ट आके प्लस करना होगा, जो कि काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है। अगर मेरे पास बहुत सारे पैरामीटर है तो इस तरह लिखना कुछ ज्यादा ही अनोइंग, काफी ज्यादा ही बेकार है। तो हम इस तरह से नहीं लिखते हैं, हमें हमारे स्किल हमारे जावा ने एक और दिया है जिसको हम टेक्स्ट ब्लॉक बोलते हैं, इस तरीके से भी वैल्यू पास कर सकते हैं हम। इस तरह से ना लिख के हम किस तरह से लिखेंगे वो वैल्यू, इसको हटा देते हैं, कंट्रोल एक्स कर देती हूँ, उसको मैं हटा देती हूँ। मैं बताती हूँ दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं। एक तो ये समझ आ गया कि हम इसे कॉन्कैनेट कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लमेटिक ये है कि अगर बहुत सारे पैरामीटर है तो उस केस में हमें बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन हम इसको इस तरह से भी ऐड कर सकते हैं टेक्स्ट ब्लॉक का यूज करके। अब मैं क्या करती हूँ, मैं डायरेक्ट इस तरह से भी ऐड कर सकती हूँ, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, ऐसे फील्ड डाल दिया और वैल्यूज की जगह मैं यहाँ डायरेक्ट वैल्यूज पास में करके यहाँ पे प्लेस होल्डर डाल दूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे स्ट्रिंग डालना है पहले प्लेस पे तो मुझे यहाँ पे आके ऐसे लिखना होगा, %, s, इसका स्ट्रिंग का स्पेसिफाई डालना होगा सो दैट इसे समझ आए कि यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग डालना चाहती हूँ। यहाँ पे अगेन आके मुझे क्या डालना होगा, ईमेल भी मेरा स्ट्रिंग टाइप का है तो स्ट्रिंग डालूंगी मैं, और अगेन यहाँ पे आके मुझे क्या करना होगा, एक रोल नंबर डालूंगी, रोल नंबर का टाइप क्या है, वो इंटीजर है तो मुझे डी डालना होगा, ये इंटीजर का स्पेसिफायर है। और मैं इस तरह से करने के बाद यहाँ पे आऊंगी और बाहर से वैल्यू डाल सकते डॉट फॉर्मेटेड करके, और यहाँ पे फिर फाइनली वैल्यू डाल सकते हैं। सबसे पहले मैं st से डॉट गेट नेम, st डॉट गेट ईमेल, डॉट गेट ईमेल,
और st डॉट गेट रोल नंबर, जो भी रोल नंबर हम पास कर रहे हैं, रोल नंबर इस तरह से मैं इस तरह लिख सकती हूँ। अब देखो ये थोड़ा बेटर दिख रहा है, क्यों बेटर दिख रहा है? क्योंकि अब हमें डायरेक्ट इस तरह मैंने लिख दिया और मुझे कुछ भी ऐसे कॉन्केटनेशन नहीं करना पड़ रहा है। मैं डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकती हूँ फॉर्मेटेड और इस तरह से लिख लिया। लेकिन अगर तुम्हें प्रॉब्लम दिखी होगी तो सबसे पहले प्रॉब्लम तो यही दिखी होगी कि ये क्या चीज़ है? मुझे मतलब अगर ऐसे वैल्यूज़ डालने होंगे तो मुझे ये पता होना चाहिए कि स्ट्रिंग का स्पेसिफायर क्या होता है, इंटीजर का क्या होता है, लॉन्ग का क्या होता है। तो ये काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड भी करता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे डेट डालना है, मेरे कुछ पैरामीटर में कॉलम में मुझे कुछ डेट डालना है, टाइम डालनी है, उसका क्या स्पेसिफायर होगा, डाल भी नहीं सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा क्या हो रहा है, कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है अभी भी, लेकिन पहले वाले से बेटर है। तो एक तो ये तरीका हम इस तरह से भी कर सकते हैं। तो पहले इसको देखते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, फिर मैं इसका बेटर तरीका बताती हूँ कि जावा ने और भी बेटर तरीके प्रोवाइड कर रखे हैं, सो दैट ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हमें ना लिखनी पड़े और हम इसको डायनेमिकली ऐड कर पाए और भी बहुत सारे फील्ड के साथ ये काम करे, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत रिस्ट्रिक्टेड रहता है। जिसके स्पेसिफायर होते हैं सिर्फ उन्हीं फील्ड को डाल सकते हैं, जिनका नहीं है हम उनको नहीं डाल सकते हैं। तो ये काफ़ी कन्फ्यूज़िंग हो जाता है। पहले इसको देखते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसको अगर मैं रन करूँ तो अगर मैं इसे रन करूँ, तो देखो काम कर रहा है, कनेक्शन बिल्ड और स्टूडेंट क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो मेरा एक मोनी नाम का स्टूडेंट क्रिएट हो गया होगा और मैं ये डायनामिकली पास कर रही हूँ, कोई हार्ड कोड नहीं कर रही मैं बाहर से। ऐसे और भी स्टूडेंट पास कर सकती हैं और वो डेटाबेस में स्टोर हो जाएँगे। तो इसको देखते हैं ये हुआ कि नहीं हुआ। इसको रिफ्रेश करूँगी, देखो मोनी नाम का कॉलम भी ऐड हो गया जिसका आईडी 3 है, बाकी ये सारे इसकी इन्फॉर्मेशन। तो समझ आ गया हम स्टूडेंट इस तरह से भी ऐड कर सकते हैं। वापस से रिपॉजिटरी में चलते हैं। मैंने बताया कि इसमें भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि स्पेसिफाई लिखना काफ़ी ज़्यादा अनोइंग है। हमें पता होना चाहिए कि कौन से टाइप के लिए कौन से स्पेसिफायर यूज़ करते हैं। तो ये ज़्यादा बेटर वे नहीं है। तो जावा ने हमें एक और बेटर इंटरफ़ेस प्रोवाइड कर रखा है, जिसका यूज़ करके हम अपना जो ये वैल्यूज़ हैं, इन्हें और अच्छे से लिख सकते हैं। वो कैसे? अभी हम क्या यूज़ कर रहे हैं? स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं। लेकिन हमें जो हमारा जेडीबीसी एक एक और इंटरफ़ेस प्रोवाइड करता है, जिसका नाम है प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट। उसका यूज़ करके हम एसक्यूएल क्वेरी और अच्छे से लिख सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे? तो इसको देखने के लिए यहाँ पे हम पहले लिखते हैं। तो हम अब क्या यूज़ करेंगे, इसको हटाते हैं। हम देखते हैं कि हम इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो इसको यहाँ से हटाऊँगी। हम अब स्टेटमेंट यूज़ नहीं कर रहे। ओके, मैं अब स्टेटमेंट यूज़ नहीं करूँगी। अब क्या करेंगे हम, इंसर्ट क्वेरी हम ऐसे भी नहीं लिखेंगे। इसको हम यहाँ पे अब मुझे ये स्पेसिफायर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इसको हटाऊँगी, क्योंकि मुझे नहीं पता किसके लिए कौन सा स्पेसिफायर लिखते हैं। यहाँ पे जस्ट मैं प्लेस होल्डर के लिए क्वेश्चन मार्क डाल देती हूँ कि इनकी जगह कुछ आएगा, मुझे नहीं पता क्या आएगा। इस तरह से मैं कर सकती हूँ और ये चीज़ें यहाँ से हटाते हैं, हम इस तरह पास नहीं करेंगे। देखा सबसे पहली प्रॉब्लम जो सॉल्व हुई है, ये जो हमें स्पेसिफायर था वो हमने हटा दिया, जस्ट प्लेस होल्डर क्रिएट कर दिया। तो यहाँ पे हम कुछ भी वैल्यू पास कर सकते हैं, डेट, टाइम, कोई सी भी वैल्यू, हमें किसी का स्पेसिफायर पता होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम इसको हटाते हैं और अब देखते हैं कि अ, हम कैसे काम करते हैं। ये हमने क्या बना लिया, अपना एसक्यूएल क्वेरी लिख लिया, लेकिन हम इसको एग्जीक्यूट कैसे कौन करता है? यहाँ पे हम यूज़ करते हैं अपना प्रीपेड स्टेटमेंट। तो उसके लिए मुझे प्रीपेड स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट बनाना होगा। वो कैसे बनाऊँगी मैं? ऐसे बनाते हैं प्रीपेड प्रीपेड स्टेटमेंट, इसका नाम भी स्टेटमेंट ही लिख लेते हैं, स्टेटमेंट इक्वल टू। अब मैं क्या करूँगी, ये मुझे कहाँ से मिलता है? ये भी मुझे कनेक्शन से ही मिलता है। तो इस तरह से मैं प्रीपेड स्टेटमेंट, और यहाँ पे मुझे क्या पास करना होता है? एसक्यूएल पास करना होता है। हम क्या अभी क्या किया, मैंने कनेक्शन बिल्ड किया, मैंने क्वेरी लिखी, क्वेरी मैं इस तरह से अच्छे से लिख सकती हूँ और मैंने क्या किया, ये अपना एसक्यूएल क्वेरी मैंने कर दी। मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे आके अभी तो मैंने सिर्फ प्लेस होल्डर बना रखा है, मुझे इन प्लेस होल्डर पे वैल्यू डालनी होगी कि इन पे क्या वैल्यू आनी चाहिए, नेम, ईमेल, रोल नंबर पे क्या वैल्यू आनी चाहिए। मैं इसको अलग से पास कर सकती हूँ। वो कैसे कर सकती हूँ? स्टेटमेंट का यूज़ करके, स्टेटमेंट डॉट सेट, और सेट कर सकती हूँ वैल्यूज़ को। फॉर एग्जाम्पल मेरा जो पहला टाइप है उसका टाइप क्या है? मैं स्ट्रिंग वैल्यू सेट करना चाहती हूँ, तो उस केस में मैं ऐसे लिख दूँगी स्ट्रिंग, और जो भी मेरे स्टूडेंट से वैल्यू आ रही है गेट नेम, मैं इस तरह से उसे पास कर सकती हूँ। इस तरह से ये सेट हो जाएगा। स्टेटमेंट डॉट सेट स्ट्रिंग। ओके, यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि हमें यहाँ पे एक इंडेक्स भी पास करना होता है कि ये कौन-सी इंडेक्स में मैं सेट करना चाहती हूँ। तो मुझे यहाँ पे लिखना होगा मैं इंडेक्स 1 पे सेट करना चाहती हूँ। क्या इंडेक्स पहला नेम सेट करना चाहती हूँ, सिमिलरली मैं बाकी चीज़ें भी सेट कर सकती हूँ। अब इंडेक्स 2 पे सेट करूँगी, इंडेक्स 2 पे क्या सेट करूँगी मैं, ईमेल सेट करना चाहती हूँ, तो मैं ईमेल लिख देती हूँ। यहाँ पे आते हैं और ईमेल लिख देते हैं। ईमेल, और यहाँ अब मेरा सेट टाइप क्या है, स्ट्रिंग ना होके इंटीजर हो गया, तो मैं यहाँ पे चेंज करके इंटीजर लिख देती हूँ और इसका इंडेक्स नंबर 3 होगा। और यहाँ पे अब मैं क्या लिखूँगी, रोल नंबर
रोल नंबर। इस तरह से मैंने क्या किया, अपनी क्वेरी लिखी, इसके लिए मैंने एक प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट बनाया, उसको एसक्यूएल पास किया, उन इस एसक्यूएल में एक्चुअल वैल्यू पास करी मैंने। इस तरह से स्टेटमेंट का यूज करके मैं डायरेक्ट सेट कर सकती हूँ वैल्यू, मुझे अलग से अब यहाँ पे कोई फॉर्मेटेड नहीं लिखना, कुछ भी नहीं लिखना, डायरेक्ट मैं इस तरह से वैल्यू सेट कर सकती हूँ। इसमें भी नंबर ऑफ वैल्यूज आराम से सेट कर सकती हूँ। हाँ, ये बाकी चीजें सेम काम करती हैं। हम अगेन इसके पास भी यही 3 एग्जीक्यूशन मेथड्स होते हैं जो कि हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। अपडेट के लिए अपडेट ही यूज करते हैं, क्वेरी के लिए क्वेरी, बाकी चीजें सेम रहेगी। ये भी मुझे इंटीजर टाइप रिटर्न करता है, बाकी चीजें एज इट इज सेम रहेगी, बस चेंज कहाँ करना था, प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही थी, एसक्यूएल क्वेरी लिखने में, तो इसने बस एसक्यूएल क्वेरी को ही सिंप्लीफाई किया है, बाकी चीजें को सेम ही रखा है। अगर अगर मैं यहाँ पे चलती हूँ, वापस इसे रीरन करूँ, रीरन करने से पहले हम कुछ नेम चेंज कर लेते हैं। इसके यहाँ पे मैं रिया लिख देती हूँ, रिया, और इसको मैं क्या कर देती हूँ डी, सो दैट बार बार मोनी ही क्रिएट ना होती रहे, और इसका रोल नंबर भी हम 4 कर देते हैं। और वापस से अगर मैं इसे रन करूँ तो ये काम करना चाहिए। तो मुझे एक एरर आ रहा है, कांट यूज क्वेरी मेथड दैट टेक अ क्वेरी स्ट्रिंग ऑन अ प्रीपेड स्टेटमेंट। अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो एरर क्या आ रहा है, यहाँ पे मैं एसक्यूएल 2 बार पास करूँ, एक बार तो प्रीपेड स्टेटमेंट में पास कर रही हूँ और अगेन स्टेटमेंट में भी। यहाँ से हमें ये एसक्यूएल क्वेरी हटानी होगी, हम एक ही बार पास करते हैं प्रीपेड स्टेटमेंट में, यहाँ पे पास नहीं करते, इसलिए एरर आ रहा था। वापस से चलते हैं और इसको रीरन करते हैं। अब देखो ये काम कर गया, स्टूडेंट क्रिएटेड सक्सेसफुली। अगर मैं डेटाबेस में आऊँ तो मुझे रिया नाम का एक रो मिलेगा, रिया स्टूडेंट क्रिएट हो गई। तो समझ आ रहा है, प्रीपेड स्टेटमेंट हम इस तरह से यूज कर सकते हैं। ये भी किसका इंटरफेस है, जेडीबीसी का इंटरफेस है, जो हमें एसक्यूएल क्वेरी और अच्छे से लिखने में हेल्प करती है। इसी तरह हम बाकी को भी चेंज कर सकते हैं, जहाँ पे हम अभी हार्ड कोड कर रहे थे उनको भी मैं इस तरह से अपडेट कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे जो अपडेट कर रही हूँ, इस तरह से ना लिख के अब मैं क्या कर सकती हूँ, सिंपली प्लेस होल्डर बना सकती हूँ, सो दैट कि अब मैं डायरेक्ट बाहर से वैल्यू पास कर सकूँ, कोई हार्ड कोड ना करूँ। अगेन यहाँ पे आते हैं और जो भी वैल्यू मैं यूज कर रही हूँ यहाँ पे चलते हैं, और यहाँ पे सबकी जगह प्लेस होल्डर लिख देते हैं कि अभी के लिए मैं यहाँ पे कोई वैल्यू पास नहीं करना चाहती, प्लेस होल्डर लिख देते सिंपल। और यहाँ पे भी प्लेस होल्डर लिख देती हूँ, ये आईडी कुछ भी हो सकती है, अभी मुझे नहीं पता क्या। और इसको मैं कैसे यूज कर सकती हूँ, अगेन मैं ये स्टेटमेंट हटाऊंगी और मैं प्रीपेड स्टेटमेंट यूज करूंगी। तो मुझे प्रीपेड स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट बनाना होगा, तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ डायरेक्ट, प्रीपेड स्टेटमेंट, कंट्रोल सी, और यहाँ पे आते हैं और इसको यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बना देते हैं, कंट्रोल वी, और एसक्यूएल क्वेरी पास कर रही हूँ। अगेन मैं यहाँ पे दोबारा एसक्यूएल क्वेरी पास नहीं करूंगी, तो इसको हटा देती हूँ। तो मुझे यहाँ पे इनकी वैल्यूज पास करनी होगी, सेट करनी होगी, अभी मैं कुछ सेट नहीं कर रही, तो मुझे अगेन सेट करनी होगी, तो उसको मैं यहाँ से सेट कर सकती हूँ। तो इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि सेम चीज लिखने वाले हैं, और यहाँ पे मैं डाल देती हूँ, कहाँ पे, यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं, कंट्रोल वी। और मुझे क्या क्या वैल्यू पास करनी है, एक तो नेम पास करना है, तो सबसे इंडेक्स 1 पे मैं नेम पास करना चाहती हूँ, इंडेक्स 2 पे मैं ईमेल पास करना चाहती हूँ, इंडेक्स 3 पे मैं ये पास करना चाहती हूँ, और इंडेक्स 4 पे मैं क्या पास करना चाहती हूँ, इंडेक्स 4 पे मैं एक आईडी पास करना चाहती हूँ, 4 पे आईडी पास करना चाहती हूँ। ठीक, तो इसको हम हटा के ऐसे लिख सकते हैं आईडी। ओके, अभी ये एरर आ रहा है क्योंकि स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट ये मेथड ले नहीं रहा है, तो इसको मुझे यहाँ पे पास करना होगा कि अगर मुझे कोई स्टूडेंट अपडेट करना है तो वो क्या लेगा, क्वेरी इनपुट में एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट लेगा कि कौन से स्टूडेंट को अपडेट करना है, आईडी भी लेगा कि आईडी भी बता दो वो स्टूडेंट की आईडी क्या है, तो वो इंटीजर टाइप करेगा, इंटीजर आईडी। तो मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, और यहाँ पे चल के ये बाकी चीजें हो गई। ये 1 to 3 इंडेक्स क्या बताता है, सब ये 1 पहले क्वेश्चन मार्क को रेफर करता है, ये दूसरे क्वेश्चन मार्क को, ये तीसरे। तो हमें जो भी क्वेश्चन मार्क आता रहेगा उसके हिसाब से इंडेक्स डालना होगा। ये आईडी 4th नंबर पे आ रही है, तो इसलिए मुझे इंडेक्स पे डालना पड़ा, और ये ऐसे काम कर जाएगा, बाकी चीजें सेम रहेगी। यहाँ पे हमने एसक्यूएल हटा दिया और बाकी चीजें सेम रहेगी। अगर मैं इसे दिखाऊं, अब मैं एक अपडेट करके देखते हैं। अब यहाँ पे आते हैं और ये क्या क्या ले रहा है, ये एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट ले रहा है, तो यहाँ से मैं कॉपी कर लेती हूँ ताकि मुझे फिर से ना लिखना पड़े, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और एक आईडी ले रहा है, तो कौन सी आईडी को मैं चेंज करना चाहती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं आईडी आईडी मैं टू डाल देती हूँ, देखती हूँ डेटाबेस में कोई टू नाम की आईडी पे कोई है, तो आईडी 2 पे हर्ष है, तो मैं हर्ष को चेंज करके क्या करना चाहूंगी, सोहन रख देते हैं, सोहन। ठीक, तो सोहन लिख देती हूँ, और बाकी इसका ईमेल चेंज कर देते हैं, ईमेल अब इसका मैं ई कर देती हूँ। बाकी इसको रन करके देखते हैं, काम कर रहा है, अपडेट भी हो गया सक्सेसफुली। और यहाँ पे आऊँ मैं दिखाऊँ तो मैं अपडेट कर पा रही हूँ। तो मैं ये दिखा रही हूँ कि प्रीपेड स्टेटमेंट को हम किस तरह यूज कर सकते हैं, कितना फ्लेक्सिबिलिटी देता है हमें प्रीपेड स्टेटमेंट। तो अगर मैं यहाँ पे चलूँ रिपोजिटरी में, तो मुझे प्रीपेड स्टेटमेंट का यूजफुलनेस समझ आ गया कि प्रीपेड स्टेटमेंट मुझे कितनी फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है, मैं बाहर से कैसे
अपनी क्वेरी लिख सकती हूँ। मैं अब यहाँ पे क्वेरी और डेटा मिक्स नहीं कर रही, मेरी क्वेरी अलग है और डेटा अलग है। ये मैंने सिंपल क्वेरी लिखी है, इसमें मुझे डेटा नहीं अलग से डालना पड़ रहा है और मैं डेटा बाहर से पास कर पा रही हूँ। तो प्रिपेयर स्टेटमेंट यही 2 चीज़ों को सेपरेट करता है, हमारी क्वेरी और डेटा को, और इस तरह से हम एलिगेंटली लिख पा रहे हैं। सिमिलरली बाकी चीज़ों को भी मैं रिफैक्टर कर सकती हूँ। अगर मुझे कुछ डिलीट करना है, तो यहाँ पे मैं सिंपल एक आईडी पास करूँ कि कौन से स्टूडेंट को डिलीट करना है, और यहाँ पे क्या कर सकती हूँ मैं, आईडी लिख के ना यहाँ पे मैं सिंपल क्वेश्चन मार्क लिख सकती हूँ और बाद में मैं इसे बता दूँगी कि तुम्हें कौन-सा आईडी डिलीट करना है, और यहाँ से मैं इस चीज़ को हटा के यहाँ पे मैं प्रिपेयर स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट लिख सकती हूँ। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर सकती हूँ। यहाँ पे आते हैं और इस वाले पार्ट को कॉपी कर लेते हैं। कंट्रोल सी, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, कंट्रोल वी, और अब यहाँ पे टाइप क्या है, इंटीजर टाइप है, तो मुझे इसको इंट करना होगा, इंट, और मैं यहाँ पे क्या पास कर सकती हूँ, डायरेक्ट अपनी आईडी लिख सकती हूँ कि जो भी पहले इंडेक्स पे है, पहला क्वेश्चन मार्क है, वहाँ पे इस आईडी से रिप्लेस कर देना है, ये वैल्यू पास कर देना है इस पे। और बाकी चीज़ें यहाँ पे मुझे अलग से फिर एसक्यूएल पास करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको हटा सकती हूँ और ये काम करेगा। अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पे, तो वापस से चलते हैं, अब इसको भी कमेंट कर देते हैं, और मैं किसको डिलीट करना चाहती हूँ, मैं सिंपली जो भी मैंने अभी सोहन बनाया है आईडी टू, उसको मैं डिलीट करना चाहती हूँ। तो मैं टू पास करूँगी और देखते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं। तो देखो डिलीटेड सक्सेसफुली, अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो अभी मेरा सोहन है यहाँ पे, अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो सोहन डिलीट हो जाएगा, सोहन डिलीट हो गया। ठीक है, इस तरह से ये हम सारा काम कर सकते हैं। वापस से चलते हैं अपने रिपॉजिटरी पे और रीड वाला को देखते हैं, रीड वाले को क्या कर सकते हैं। और अगर मैं रीड पे आऊँ तो मैं क्या कर रही हूँ, अगेन अभी मैं स्टेटमेंट यूज़ कर रही हूँ और इस तरह से मैं रीड कर रही हूँ, लेकिन मुझे इस तरह से रीड नहीं करना। चाहती हूँ कि प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का यूज़ करके रीड करना, तो फिर से अगेन सारी चीज़ें वही रहेगी। मैं इसको डिलीट करूँगी और क्या बोलूँगी कि अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लो, तो अभी मत लो कि कौन सी आईडी तुम्हें डिलीट करनी है, और यहाँ पे मैं पास कर दूंगी कि मैं बाहर से पास करना चाहूंगी कि कौन सी आईडी डिलीट करनी है, उस बेसिस पे डिलीट करना। अगेन मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे कंट्रोल वी, इसको मुझे इंट टाइप करना होगा क्योंकि एक आईडी लेता है इंट, और यहाँ से मैं क्या पास कर दूंगी, इंट, यहाँ पे इंट डाल दूंगी कि आईडी, इसको आईडी की जगह पे ये जो भी वैल्यू मैं पास करूँ, आईडी से जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पे इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे रिप्लेस कर देना, और यहाँ पे एसक्यूएल लेने की जरूरत नहीं है, और बाकी चीजें स्टिल सेम रहेगी। अगर मैं बाहर आती हूँ, मेन पे आती हूँ, और यहाँ से मैं अगर कोई स्टूडेंट रीड करना चाहूँ तो इजिली मैं रीड कर सकती हूँ। यहाँ पे मैं आईडी पास कर देती हूँ, देखती हूँ कौन सा आईडी एग्जिस्ट कर रहा है, अभी 3 और 4 कर रहा है, तो चलो मैं 4 को रीड करके देखती हूँ, 4 पे कौन है। 4 को अगर मैं रीड करूंगी तो यहाँ पे मुझे दिखाई देगा, तो देखो कनेक्ट रिया है 4 पे, उसका रोल नंबर भी 4 है और ईमेल आईडी है, तो मैं इस तरह से रीड भी कर पा रही हूँ। समझ आया कि हम जेडीबीसी को किस तरह यूज कर रहे हैं और किस तरह से ये काम कर रहे हैं, कनेक्शन कैसे बिल्ड हो रहे हैं, कैसे हम इनके इंटरफेसेस यूज कर रहे हैं। यहाँ पे बस सबसे मेन काम जो है हमारा जो जेडीबीसी ड्राइवर है कौन प्रोवाइड करता है, उन डेटाबेस का वेंडर प्रोवाइड करता है, जस्ट हमें वो ऐड करना है। बाकी सारी चीजें जो भी इंटरफेसेस के इम्प्लीमेंटेशन है वो हमारा वो जेडीबीसी ड्राइवर लिखता है, उसको इम्प्लीमेंट करता है और हमारे लिए सारे काम परफॉर्म करता है। हमें किससे इंटरेक्ट करना है, सिर्फ जेडीबीसी के इंटरफेसेस से इंटरेक्ट करने हैं। मुझे प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट चाहिए, मैं यूज कर सकती हूँ, कनेक्शन चाहिए, मैं यूज कर सकती हूँ। और इसके अलावा इंटरनली मैं कौन सा डेटाबेस यूज कर रही हूँ वो मैटर नहीं करता, जस्ट मुझे चेंज करना होगा ड्राइवर, ताकि हम उससे उसका स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर सके और काम कर सके। जेडीबीसी बस इतना ही है और इतना ही ईजी है यूज करना। लेकिन अगर प्रॉब्लम दिखे तो अगर मेरी स्प्रिंग की वीडियो देखी होगी जहाँ पे मैं स्प्रिंग बूट का यूज करके कर्ल ऑपरेशंस परफॉर्म कर रही होती हूँ, वहां पे हमने जेपीए यूज करा था। वहां पे हमने देखा था कि ये हमें कुछ भी एसक्यूएल क्वेरी नहीं लिखनी पड़ रही थी। अभी देखा, हमें सारी एसक्यूएल क्वेरी पता होनी चाहिए कि डिलीट के लिए कौन सा क्वेरी लिखते हैं, अपडेट के लिए कैसे लिखते हैं, लेकिन हमें जेपीए में वो भी नहीं लिखना पड़ रहा था। आगे के लेक्चर में देखेंगे कि हम कैसे स्प्रिंग बूट में हम वो फंक्शनैलिटी यूज करते हैं। लेकिन इंटरनली जेपीए भी, बट हमें नहीं लिखना पड़ रहा है, लेकिन इंटरनली जेपीए भी जेडीबीसी यूज करता है और ये सारे एक क्वेरी हमारे लिए वो इंटरनली लिखता होगा। तो अगर हमें जेपीए चाहे बाकी चीजें समझनी है, हाइबरनेट समझना है, पता होना चाहिए कि इंटरनली जेडीबीसी एक्चुअली काम कैसे करती है, कनेक्शन कैसे बिल्ड करती होगी, हाँ, कैसे ये हमारी वैल्यूज लेते होंगे, वो जाके कनेक्शन बिल्ड करते होंगे, ड्राइवर को यूज करते होंगे, हमारे लिए इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस लिखते होंगे। तो उसको समझने के लिए ये बहुत ही अच्छा लेक्चर है, इसको अच्छे से समझना कि हम कर क्या रहे हैं, तब हमें और चीजें काफी ज्यादा अच्छी क्लैरिटी मिलेगी और अच्छे से समझ आएगी।
होप सो ये वीडियो यूजफुल रही हो आपके लिए और आपको समझ आया हो कि जेडीबीसी क्या है और कैसे यूज करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम अगर कोई भी पूछ ले कि जेडीबीसी क्या है, जेडीबीसी ड्राइवर क्या है, तो ये सिर्फ एक चीज नहीं है। जेडीबीसी जस्ट एक एपीआई है जो हमें कुछ प्रोटोकॉल, कुछ स्टैंडर्ड प्रोवाइड करती है, कुछ इंटरफेसेस और क्लासेस प्रोवाइड करती है। जो जेडीबीसी ड्राइवर है, एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस लिखती है, ओवर क्लासेस इम्प्लीमेंट, वो इंटरफेसेस इम्प्लीमेंट करती है डेटाबेस स्पेसिफिक। कौन से डेटाबेस का ड्राइवर है उस पर डिपेंड करता है, और उस डेटाबेस स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस लिखती है, सो दैट हम कम्युनिकेशन कर पाए। हमारा जो एप्लीकेशन है वो क्या समझता है, वो ऑब्जेक्ट में काम करता है। जैसे हमने स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया, ये ऑब्जेक्ट ऑफ क्लासेस समझती है, और हमारा डेटाबेस क्या है, वो रोज और कॉलम समझता है। तो वहां पे कैसे कम्युनिकेट करना है उनके लैंग्वेज के बीच में, जो हमें एक ट्रांसलेटर चाहिए, वो हमारा जेडीबीसी ड्राइवर काम करता है यहाँ पे। और वो उस डेटा के स्पेसिफिक चीजें ट्रांसलेट करके देता है। ये जेनरिक क्वेश्चन भेजता है कोई अपने ऑब्जेक्ट में, हमारा जो जेडीबीसी ड्राइवर है उसको उस डेटा स्पेसिफिक लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, सो दैट उसे समझ आए। अगर वो कुछ डेटा भेजती है तो वो उसको वापस से जावा ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करता है, सो दैट हमारा जावा समझ पाए। बस इतना ही है जेडीबीसी। होप सो आपको समझ आया हो। If you like my explanation and effort, please consider to subscribe my channel and like my videos. Thank you so much.